नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का कैरियर इंडिया एजुकेशन में। आज हम आपके लिए लेके आए हुए हैं 15 और 16 मार्च के पटवारी में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका टोटल एनालिसिस। देखिए दोस्तों, है क्या, जैसे ही पेपर खत्म होता है लोग एनालिसिस डाल देते हैं पर पूरे प्रश्न नहीं आ पाते हैं। यहाँ पर हमने लगभग अगर देखा जाए तो अधिकतम प्रश्नों को कवर किया हुआ है। तो आप लोग इन प्रश्नों को देखें और दोनों क्लासों को इसलिए साथ में लेके आए हुए हैं ताकि आप लोग समझ पाएं कि 15 को पेपर कैसा आया था और 16 को पेपर कैसा आया था। यानी कि दोनों पेपरों से आपको ये समझ में आ जाएगा कि अब हम इसकी तैयारी कैसी करें। लगभग तैयारी तो आप सभी लोगों की है, लेकिन तैयारी में हमें क्या चेंजेस करना है, जिनके एक तरीके से देखा जाए यदि आप लोगों का 17 को 18 को पेपर है तो आपकी तैयारी ठीक है, आप लोग सिर्फ देख लें, समझ लें, शायद कुछ प्रश्न इसमें से फंस जाएं। लेकिन जिनका पेपर कुछ और आगे समय से है, जैसे कि अगर मान लीजिए अप्रैल में जिनके पेपर है, तो उन लोगों के लिए ये जो वीडियो है बहुत ही खास होने वाला है। यहाँ से वो लोग समझ जाएंगे कि हाँ यार, इस पे हमको अच्छा फोकस करना है। और हाँ दोस्तों, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में ये बताया जाएगा कि क्या 15 में और 16 में कॉमन रहा है और इन प्रश्नों की आने की संभावना है। तो चलिए दोस्तों, अपन हर बार की तरह लेट नहीं करेंगे और इसको चालू करेंगे। जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हुए हैं वो लोग टेलीग्राम से जुड़ जाएं क्योंकि पीडीएफ आपको वहीं से मिलेगी। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए, सबसे पहले अपन आते हैं सामान्य ज्ञान पर। तो सामान्य ज्ञान से संबंधित कौन कौन से प्रश्न आए हैं उनको अपन ध्यान से देखते हैं और उन प्रश्नों से संबंधित क्या क्या आ सकता है इस पर भी चर्चा करते हुए चलेंगे। पहला ही प्रश्न है कि तानसेन को कहां दफनाया गया था। प्रश्न इसी प्रकार का था या प्रश्न आगे पीछे हो सकता है कि तानसेन का मकबरा कहाँ है ना। तो तानसेन को कहां दफनाया गया था, तो हम जानते हैं कि तानसेन को ग्वालियर में दफनाया गया। इनके बचपन का नाम रामतनु पांडे है। बचपन का नाम क्या था? राम तनु पांडे। ये मोहम्मद गौस के शिष्य थे। किसके थे? मोहम्मद गौस के शिष्य थे। अब आप कहेंगे हरिदास के भी शिष्य थे, तो ये हरिदास भी लिखा हुआ है। हरिदास के पास में ये लगभग में 12 वर्ष तक रहे थे दोस्तों। उसके बाद 3 वर्ष ये मोहम्मद गौस के पास में रहे थे। इन्हीं के सम्मान में तानसेन समारोह का आयोजन किया जाता है। किनके समय के हैं तानसेन? अगर देखा जाए तो तानसेन लगभग 9 रत्नों में अकबर के समकालीन है। अकबर के 9 रत्नों में से ये एक थे। मोहम्मद गौस के बाद फिर अकबर के पास चले गए और अकबर के पास में ही इन्होंने अपना पूरा जीवन व्यतीत किया। क्लियर? इन्हीं के सम्मान में ही तानसेन समारोह हर वर्ष ग्वालियर में दिसंबर माह में आयोजित किया जाता है। कब किया जाता है? दिसंबर में किया जाता है। तो ये भी आप लोग याद रखें कि कब होता है? दिसंबर में। चलिए आगे चलते हैं। इनका एक गजब का मकबरा भी वहीं पर है। कहाँ? ग्वालियर में। चलिए, मकबरा कहाँ पर है ये मैं लिख देता हूँ, ग्वालियर में। इससे आता है प्रश्न ना। चिन्नौर चावल के लिए किसे जीआई टैग मिला? चलिए, जीआई टैग से भी संबंधित प्रश्न आ रहे हैं। तो जीआई टैग से संबंधित जो प्रश्न हैं इनको बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों। यदि आप हमारी जो पुरानी वीडियो है प्लेलिस्ट में जाएंगे, खासतौर पर करंट वाली में, तो करंट वाली में जीआई टैग पे एक अलग ही टॉपिक बना हुआ है। उसमें पूरा दिया हुआ है कि कब किसको कौन सा जीआई टैग मिला, इस साल किस किस को मिले हैं वो भी है। पहले तो हम देख लेते हैं चिन्नौर चावल के लिए। तो बालाघाट में चिन्नौर चावल होता है। बालाघाट में एक मिट्टी है चीका युक्त दोमट मिट्टी। कौन सी? चीका युक्त दोमट मिट्टी। ये चावल की खेती के लिए उपयुक्त है और यहीं पर ये चिन्नौर चावल होता है। जीआई टैग दोस्तों 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। कितने वर्षों के लिए? 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। ये दरअसल उनमें दिया जाता है कि जिनमें जो जो बातें बताई जा रही हैं, जो जो इसकी एक तरीके से क्वालिटी बताई जा रही है, वो सब क्वालिटी इसमें है और ये 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो भारत में किसको जीआई टैग मिला था, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो दार्जिलिंग की चाय को। कहाँ की? दार्जिलिंग की चाय को। क्लियर? दार्जिलिंग की चाय को। दार्जिलिंग की चाय को, ये भी आप लोग याद रखें। क्लियर? बुंदेलखंड का हिस्सा कौन सा नहीं है? ये प्रश्न आया हुआ है कि बुंदेलखंड का हिस्सा कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले तो आप लोग समझ लें कि बुंदेलखंड बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये सिर्फ मध्य प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश वालों को लगता है कि ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में है। वैसे मैं आपको बता दूं कि बुंदेलखंड जो है वो अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों के कुछ कुछ जिले इसमें आते हैं। मध्य प्रदेश के 6 और उत्तर प्रदेश के 7 जिले आते हैं, है ना। सॉरी, माफ करिएगा, मध्य प्रदेश के 7 और उत्तर प्रदेश के 6 जिले आते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला इसमें झांसी होता है और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला इसमें सागर होता है। क्रमशः बांदा, चित्रकूट, रीवा, मतलब रीवा से जो ऊपर वाला है ना, छतरपुर, ये जो जितने भी क्षेत्र हैं, दमोह, ये सब जितने हैं वो सब बुंदेलखंड का हिस्सा है। रीवा नहीं है, एकदम से निकल गया है, रीवा नहीं है इसमें। ठीक है, तो प्रश्न ये था कि बुंदेलखंड का हिस्सा कौन सा नहीं है, तो उसमें एक ऑप्शन था दोस्तों शहडोल। तो शहडोल बुंदेलखंड का हिस्सा नहीं है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं।
राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए लगाया जाता है? इसमें समय की सीमा पूछी है, कितने समय के लिए अधिकतम, तो ये दोस्तों 3 वर्ष के लिए लगाया जाता है। अधिकतम समय कितना है? 3 वर्ष। अनुच्छेद किस में आता है? ये 356 में। किसमें? 356 में। राष्ट्रपति शासन से संबंधित यदि देखा जाए जो विशेष उसके पास पावर होती है तो 352 है, 356 है और 360 है। 360 में हम जानते हैं वित्तीय आपात है, इसी प्रकार 356 है और 352 है। भारत के राष्ट्रपति किसी भी राज्य से संबंधित राज्यपाल की सिफारिश पर, यह भी याद रखिएगा, राज्यपाल की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति शासन लगाते हैं। क्लियर? कहां पर? राज्य में राष्ट्रपति शासन। और जब केंद्र में राष्ट्रपति शासन की बात आती है तो वो 352 में बाहरी आक्रमण हो जाता है ना। सशस्त्र विद्रोह वाला आप लोग याद रखिएगा, जब सशस्त्र विद्रोह हो जाएगा तब लगेगा। ये कब चेंज हो गया था? इंदिरा गांधी के समय पर, क्योंकि उन्होंने एक बार में अगर देखा जाए तो उस अपने जो अनुच्छेद था उसका दुरुपयोग कर दिया था, या ऐसा लगा कि इसका दुरुपयोग हो रहा है, इसीलिए उन्होंने वहां पर सशस्त्र विद्रोह को जोड़ दिया था। चलिए, लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों लाहौर अधिवेशन। अब इससे रिलेटेड जो प्रश्न पूछा है तो उसकी अध्यक्षता तो जवाहरलाल नेहरू ने की। हुआ कब था? 1929 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये लाहौर में हुआ था दोस्तों, रावी नदी के तट पर। कहाँ? लाहौर में। और इसी समय पे सबसे पहले तिरंगा झंडा भी फहरा दिया गया था, लाहौर में रावी नदी के तट पर। तो ये एक चीज क्लियर निकल के आई हमारे पास में, लाहौर अधिवेशन। इसके अलावा पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भी यहीं पारित कर दिया गया था। ये शब्द जो पूर्ण है ये लग गया था। स्वराज जो शब्द है वो तो बहुत पहले से चलता आ रहा था। स्वराज शब्द अगर देखा जाए तो 1906 के अधिवेशन में आ चुका है, 1906 के अधिवेशन में। लेकिन पूर्ण स्वराज का अगर प्रस्ताव देखा जाए तो वो 1929 में आया था। चलिए आगे चलते हैं। लाल बाग महल पैलेस कहां पर है? तो यह इंदौर में है। 1886 में इसका निर्माण महाराजा शिवाजी राव होलकर ने करवाया था। समझिएगा ध्यान से, कहां पर है? 1886 में महाराजा शिवाजी राव होलकर के द्वारा करवाया गया। होलकर जो थे एक तरीके से देखा जाए तो ये भी मराठाओं की श्रेणी में आते हैं। इसके पहले यह मराठाओं का दरअसल किला था। क्या था? मराठाओं का यह किला था। इसका जो पहले एकदम से निर्माण अगर देखा जाए, या इसको तो बाद में हमने लाल बाग महल पैलेस कह दिया, लेकिन इसके पहले यदि इसका निर्माण देखा जाए तो लगभग में 1775 के आसपास में यह बनकर तैयार हुआ था। क्लियर है? चलिए, शंकर दयाल शर्मा का संबंध कहाँ से है? चूंकि इनका संबंध मध्य प्रदेश से है इसीलिए बार बार पूछा जाता है, और ये राष्ट्रपति भी रहे हैं। तो शंकर दयाल शर्मा 1952 से 1956 तक तो मुख्यमंत्री थे। कहाँ के थे? मध्य प्रदेश के। ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। और 1992 से 97 तक, 92 से 97 तक भारत के 9वें राष्ट्रपति रहे हैं। तो शंकर दयाल शर्मा से आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न आ चुका है और संभावना है कि इनसे जुड़े हुए कोई प्रश्न आएंगे। इनको तो शायद वो रिपीट ना करें, हो सकता है कर भी दें, पर इनको रिपीट करना समझना आपकी ज़्यादा से ज़्यादा 5-10%, लेकिन इनसे रिलेटेड में अगर देख लिया जाए तो 80% तक हो सकता है कि भाई इस प्रकार के प्रश्न आ जाएं। शंकर दयाल शर्मा जी के बारे में पूरी जानकारी आप लोग ले लीजिएगा। चलिए, 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई? इसे तो हम सभी जानते हैं, मेरठ से हुई है। इसके अलावा देखा जाए तो 1857 की क्रांति में घुमाकर प्रश्न आ जाता है कि प्रथम भारत का सैनिक विद्रोह कौन सा? सैनिक विद्रोह। इसको सैनिक विद्रोह की भी संज्ञा बहुत सारे इतिहासकारों ने दी है, सैनिक विद्रोह। तो ये इस तरीके से भी आ जाता है, हालांकि ये वनडे एग्जाम है तो यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इसे ही भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोलते हैं, जो कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ था। कहाँ से हुआ था चालू? तो यह मेरठ से चालू हुआ था। इसी से जुड़े थे कौन? मंगल पांडे, है ना। कौन जुड़े थे? मंगल पांडे। अब कुछ आदमियों के नाम आप लोग याद रख लें, जैसे मंगल पांडे इसी से जुड़े हुए हैं। रानी लक्ष्मीबाई की यदि बात की जाए तो वो भी इसी से जुड़ी हुई हैं, रानी लक्ष्मीबाई। और कौन कौन जुड़े हुए हैं? रानी लक्ष्मीबाई के अलावा नाना साहब इसी से जुड़े हुए हैं। कौन जुड़े हुए हैं? नाना साहब। इसके अलावा अगर देख लिया जाए तो तात्या टोपे भी इसी से जुड़े हुए हैं, है ना। तात्या टोपे भी इसी से जुड़े हुए हैं, तात्या टोपे। चलिए, मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ? बहुत सारे लड़के प्रश्न कर रहे थे कि सर जब पंचायती राज हैं तो इनको तो हटा ही दिया गया है तो ये क्यों आ रहे हैं? तो भाई आप लोग इसका मानिए कि आप जहाँ जाएंगे तो आप ग्रामीण परिवेश में ही जाएंगे, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ग्रामीण पंचायती राज, तो इनसे संबंधित प्रश्न तो वो एक दो डालेंगे ही। तो इसमें ज़्यादा अपन को परेशान नहीं होना कि पंचायती राज क्यों आने लगा, वो तो आएगा, वो तो डालेंगे ही 2-4 प्रश्न। आप लोगों ने वैसे ही पढ़ रखा है, एक बार दोहरा के चले जाइएगा। 1993
याद रखिए इसका आंसर है मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम 1993 में लागू हुआ। इसका उद्देश्य पंचायती संस्थानों में कमियों को दूर करने के लिए था। क्लियर। मध्य प्रदेश के दक्षिण का द्वार किसे कहते हैं, इनसे रिलेटेड प्रश्न आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के दक्षिण का द्वार जो है वो बुरहानपुर को कहा जाता है, या बुरहानपुर में जो किला है जिसको हम असीरगढ़ का किला कहते हैं, कौन सा किला कहते हैं, असीरगढ़ का किला। इसको याद रखिएगा, असीरगढ़ का किला, यही दक्षिण भारत का द्वार कहलाता है, किला। दरअसल होता क्या है दोस्तों, यदि हम पुराने समय में जाएं, आज के समय में तो ट्रेनें हैं, सड़कें हैं, सब कुछ है। पुराने समय में जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया जाता था तो बीच बीच में किले एक तरीके से अभेद्य दीवार का कार्य करते थे, और उस दीवार को पार करने का मतलब है कि आप झुककर ही जाएंगे, झुकने का मतलब है कि उनसे परमिशन लेकर जाएंगे। लेकिन चूंकि जिसको आक्रमण करना है तो परमिशन क्यों लेगा, तो उसको उस किले को जीतना पड़ता था, इसीलिए इसको दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसी प्रकार से यदि देखा जाए तो उत्तर भारत का यदि प्रवेश द्वार की बात की जाती है, या मध्य भारत, सॉरी माफ करिए, मध्य भारत के प्रवेश द्वार की बात, तो ग्वालियर का जो किला है उसको मध्य भारत का एक तरीके से प्रवेश द्वार कहा जाता है। भारत का प्रवेश द्वार कहा जाए, समझिएगा, मध्य प्रदेश के दक्षिण का द्वार कौन सा हो गया, बुरहानपुर हो गया। मध्य भारत का हो गया तो ग्वालियर का किला हो गया, कौन सा, ग्वालियर का किला, ग्वालियर का किला, ग्वालियर का किला। और यदि यदि हम दक्षिण भारत के प्रवेश द्वार की बात कर लें तो फिर तमिलनाडु आ जाता है, कौन सा आ जाता है, तमिलनाडु आ जाता है। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने कौन सी नीति अपनाई, लॉर्ड डलहौजी से संबंधित प्रश्न आया था दोस्तों, तो शायद लगभग में ये वाला प्रश्न आया हो, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी से अधिकतम अगर देखा जाए तो ये वाले प्रश्न ज़्यादा आते हैं कि उसने कौन सी नीति को अपनाया था, क्योंकि इस नीति के तहत ही अगर देखा जाए तो बहुत सारे राज्यों को उसने हड़प लिया था। तो वो क्या थी, राज्य की हड़प नीति, ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अपनाया गया था। चलिए, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है, एक ये प्रश्न आया हुआ है, तो यह पंचायती राज अधिनियम से संबंधित है। किससे, पंचायती राज अधिनियम। तो अब देखिए दो प्रश्न आ गए हैं पंचायती राज अधिनियम से, तो आप लोग इसको पढ़कर जरूर जाइएगा। यदि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 पेज का होता है, ये ज़्यादा तो है नहीं है, इसको डीपली नहीं पढ़ना, 3 से 4 पेज सिर्फ ऊपर ऊपर उतने को आप लोग जरूर पढ़कर जाएं। आता हुआ प्रश्न दोस्तों गलत मत करके आइएगा। जिला सड़क निर्माण का रख रखाव कौन करता है, तो जिला सड़क परिषद, इनकी जिम्मेदारी गांव की पंचायत की होती है। किसकी होती है, गांव के पंचायत की, जिला सड़क परिषद, ये याद रखिएगा। इसका जो रख रखाव है वो कौन करता है, तो जिला सड़क परिषद, ये तो इसका आंसर हो गया। क्लियर। और इसकी जिम्मेदारी जो होगी वह गांव के पंचायत की होगी, जो भी आसपास में जितने भी गांव होंगे तो वो सब जो पंचायत है, जो उनके प्रमुख हैं, उन सब की इसकी जिम्मेदारी हुआ करती है। चोरपुरा शिव मंदिर किस सदी में बनाया गया था, इसको दोस्तों गूगल पे भी सर्च किया पर इसका आंसर नहीं मिला है। अब आप लोग इसको बांध लीजिए, दिमाग में रख लीजिए, ऐसे प्रश्नों से परेशान नहीं होना है। शुरुआत से ही हम देख रहे हैं, चाहे व्यापम हो, जब उसका पहले नाम व्यापम था, उसका नाम दूसरा है। होता क्या है, कुछ प्रश्न वो ऐसे डालते हैं मेरिट के लिए कि 200 में से 200 नंबर किसी के नहीं आए, तो कुछ ऐसे प्रश्न हर एक में देखे जाएंगे। जैसे चोरपुरा का शिव मंदिर किस सदी में बनाया गया, एक तो ये प्रश्न हो गया। पूछ लेंगे कि भैया ये बताइए कि मैहर में, ऐसे व्यक्ति का नाम पूछेंगे जो किसी ने सुन ही नहीं रखा हो, कि उसकी समाधि किस सन में बनी थी। तो इस तरीके से कुछ ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाएंगे आपसे, या ऐसे मंदिर के बारे में पूछ लेंगे कि बताइए नर्मदा नदी के तट पर 1120 में कौन सा मंदिर बनाया गया था। कुछ प्रश्न दोस्तों ऐसे आएंगे जिनसे आपको घबराना नहीं है, वो आपको नहीं, किसी को नहीं आते, वो किसी को ही नहीं आते। किसी का तुक्का लग जाए तो बात अलग है, पर वो किसी को नहीं आते, तो उनसे घबराना नहीं है, आपको सिर्फ उन पे ध्यान देना है जो आपको आते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न हर किसी में आएंगे, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। इनको तो आप अपने मन से लगाइए। इनको तो अब आप देख लीजिए, जब इनको तो जब गूगल ही नहीं बता पा रहा है, तो ये तो दो ही जनों को मालूम है इनके आंसर, या तो जिनने पेपर बनाया है उनको खुद पता है, या फिर भगवान जी को पता है ना। तो इनसे बिल्कुल नहीं घबराना अपन को, जो हमको आते हैं उन्हीं पर हमको फोकस करना है। अब देखिए कंबोडिया मंदिर का संबंध कहाँ से है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अंकोर वाट, इसका जो पुराना नाम है वो है यशोधपुर, तो ये कहाँ से संबंधित है, कंबोडिया वाला जो मंदिर है वो अंकोर वाट संबंधित है ना। दूसरा नाम, इसका जो पुराना नाम है यशोधपुर है, इसका निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया। कब से हुआ था, 11 से लेके 12वीं सदी के मध्य की बात है, 11 से लेके 12वीं सदी, 12वीं सदी, ईसा पूर्व मत समझ लेना, 12वीं सदी की बात है दोस्तों, है ना। ईसा पूर्व में और सदी में अंतर होता है, आप लोग जानते हैं, ईसा पूर्व और ईसवी में, तो ये ईसवी की बात चल रही है, किसकी, ईसवी की, ये भी याद रखें आप, ईसवी की बात चल रही है। किसने करवाया था, सूर्यवर्मन द्वितीय ने। राष्ट्रीय बागवानी मिशन किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आया है। अब याद रखना दोस्तों, एक चीज गांठ बांध लें, पंचवर्षीय योजना से संबंधित प्रश्न दोनों 15 और 16 दोनों उस डेट में आया है, संभावना है कि आगे भी आएगा।
पंचवर्षीय योजना से जुड़े जितने भी टॉपिक हैं उनको आप लोग कवर कर लें। तो पंचवर्षीय योजना से कैसे प्रश्न आ रहे हैं, देखिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन किससे संबंधित है, मतलब किस पंचवर्षीय योजना से है, तो ये तो यहाँ पे लिख दिया 10वीं पंचवर्षीय योजना से है। आगे वाली शिफ्ट में भी एक प्रश्न आया हुआ है, वो नाबार्ड से संबंधित है, जो 16 तारीख में आया है कि नाबार्ड जो है वह पंचवर्षीय योजना में किस पंचवर्षीय योजना के तहत लाया गया। तो 1 नंबर आपका यहाँ से पक्का हो सकता है। इसी प्रकार की जो पूरी बातें हैं वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि उनको आप अच्छे से कर लें। क्लियर, वहां से आपके नंबर कटेंगे नहीं, 95% आप मान लें इस बात को। चलिए, जम्मू कश्मीर का लोक संगीत कौन सा है, इस प्रकार से प्रश्न आया था, तो अगर है तो उसका सूफियाना है। बाकी जम्मू कश्मीर से लोक संगीत, इस पर एक प्रश्न आया हुआ है, तो शायद यही प्रश्न रहा होगा, कौन सा है, तो उसका नाम क्या है, सूफियाना। चलिए, बुरहानपुर किस, ये सेकंड शिफ्ट का है, ये यहाँ पर आ गया सेकंड शिफ्ट, माफ करिएगा दोस्तों। चलिए अब प्रश्न को देख लीजिए, बाकी मैं समझा दूंगा क्योंकि अब ये चेंज होगा नहीं। बुरहानपुर किस नदी के तट पर स्थित है, तो यह दरअसल ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। हमको पता है ताप्ती नदी कौन सी है, तो ताप्ती नदी यदि देखा जाए तो भारत में ताप्ती और नर्मदा दो ऐसी नदियां हैं जो कहां पर गिरती हैं दोस्तों, जल्दी से बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए कहां गिरती हैं। अरब सागर में गिरती हैं, अरब सागर में गिरती है ना, क्योंकि ये नदियां अगर देखा जाए तो पूरब से पश्चिम की ओर चलने वाली नदियां, तो इन्हीं नदी के तट पर बुरहानपुर स्थित है। मुगल साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था, असीरगढ़ का किला यही है। इसी बुरहानपुर में सबसे पहले मुमताज जी को दफनाया गया था, फिर यहाँ से उखड़वाकर उनको कहाँ पर ला दिया गया था, आगरा में। इसका जो यहाँ पर और अगर इससे प्रश्न आएंगे तो 1650 से लेकर 1656 में जामा मस्जिद का निर्माण यहीं पर हुआ है, याद रखिएगा। 1650 से 1656 में जामा मस्जिद का निर्माण हुआ है। नेपा नगर भी यहीं स्थित है, आप लोगों को पता है पेपर वाला जो कारखाना है, नेपा नगर भी यहीं स्थित है। देखिए कितने प्रश्न निकल कर आए यहाँ से। पहली बात कि ये बुरहानपुर जो है, असीरगढ़ का किला यहीं पर है। अभी जो एक प्रश्न और इससे आ चुका है, अभी अपन ने पहले देखा। इसके अलावा देखा जाए तो ये सेकंड शिफ्ट है, आप समझिए। आप पहले शिफ्ट में उन्होंने इसी असीरगढ़ के किले से पूछा कि दक्षिण का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, अब इसी से संबंधित बुरहानपुर से दूसरी शिफ्ट में पूछ लिया। तो ये आप लोगों को समझना है कि प्रश्न कहाँ से कैसे क्या आ रहे हैं, है ना। चलिए, तो यहाँ से कौन कौन से प्रश्न निकले बुरहानपुर से, हमने देखा। बुरहानपुर में सबसे पहले तो जो एक तरीके से मुमताज की पहली कब्र है वो बुरहानपुर में है। दक्षिण का प्रवेश द्वार इसको हमने कह दिया है, असीरगढ़ के किले को। इसके अलावा देखा जाए तो हाँ, एक प्रश्न और है दोस्तों, अकबर ने इसको सोने की चाबियों से खोला था, ये मेरे को याद आ गया, मैं बता दिया आपको कि अकबर ने, ऐसा प्रश्न आता है और ये व्यापक में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, ये भी याद रखिए कि अकबर ने किस किले को सोने की चाबियों से खोला था। अब आप सोचेंगे कि यार सोने की चाबी कहाँ से आ गई होंगी, सोने की चाबी से मतलब है कि रिश्वत देकर या एक्स्ट्रा पैसे देकर, किसी को धन में लालच में लेकर सामने वाले व्यक्ति ने अपने स्वामी के संग में गद्दारी कर दी, अपने मालिक के साथ में धन के चक्कर में। तो आता है प्रश्न, तो वो असीरगढ़ का ही किला है। कौन सा, असीरगढ़ का किला। कौन सा असीरगढ़ का किला, वही जो बुरहानपुर में है, ठीक है। तो याद रखिएगा, सोने की चाबी, सोने की चाबी या सोने की कुंजी भी आता है, सोने की कुंजी। इस किले के बहुत सारे नाम भी हैं दोस्तों, है ना। आप पुराने वाले वीडियो देखेंगे मध्य प्रदेश वाले, तो वहां पर आपको ये सब क्लियर होके मिल जाएंगे। चलिए, मध्य प्रदेश मराठी साहित्य अकादमी कहाँ स्थित है। अब देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश मराठी साहित्य अकादमी, बहुत सारे लोग कंफ्यूजन होकर शायद इसका महाराष्ट्र में आंसर लगा सकते हैं, लेकिन ये भोपाल में है। कहाँ है, भोपाल में है। वैसे मध्य प्रदेश आगे लगा हुआ है ना। चलिए, कुचिपुड़ी क्या है, तो यह एक नृत्य है, आंध्र प्रदेश से संबंधित है। क्लियर, कहां से, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों। वर्तमान में संगीत नाटक अकादमी ने भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता दी है। ये संख्या भी याद रखिएगा, कितनी, 8, कितनी, 8। इसका एक आंसर 7 भी हो जाता है। अब वह 7 किस कंडीशन में होता है वो मेरे को आप कमेंट में बताइएगा, यहां से पता पड़ेगा कि आप कितने अच्छे से पढ़ाई करते हैं, क्योंकि इसकी चर्चा मैंने अपने एक तरीके से देखा जाए तो जो करेंट वाली क्लासें हैं, करेंट वाली क्लासों में काफ़ी अच्छे से बताया हुआ है। जब नृत्य वाला टॉपिक आया था तो उस नृत्य वाले टॉपिक में अपन ने काफ़ी इस पर चर्चा कर रखी थी। तो आप लोग बताइएगा कि इसके 2 आंसर होते हैं, एक 8 और एक 7। 8 किस कंडीशन में है, 7, 8 इस कंडीशन में है कि संगीत नाटक अकादमी ने उस 8 जो है उन शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता दी है। एक इनमें से मान्यता हट जाती है, लेकिन वो दी किसने है वो आप लोग बताइएगा। बाकी ये जो प्रश्न आया है कुचिपुड़ी क्या है, तो ये नृत्य आंध्र प्रदेश से संबंधित है। आगे चलते हैं, दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुई। हम दोस्तों जल्दी जल्दी करेंगे इसके लिए, ताकि आप लोगों के पास में समय बच सके और आप लोग देख के इसको अच्छे से याद कर सकें और इससे रिलेटेड अपने प्रश्नों को कर सकें। दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुई। दांडी यात्रा जैसे ही आपको याद आए तो तुरंत आपको 1930 याद आ जाना चाहिए। अहमदाबाद में साबरमती आश्रम से दांडी तक, कहाँ से, साबरमती आश्रम से दांडी तक, यही नमक सत्याग्रह कहलाता है। याद रखिएगा, नमक सत्याग्रह इसी को कहते हैं।
सविनय विज्ञान आंदोलन भी इसी को कहते हैं। इन्होंने गांधी जी ने नमक कानून जो था वह तोड़ा था। दरअसल था क्या नमक कानून? नमक कानून में ये था कि टैक्स देंगे आप तभी आप नमक वहां से बना सकते हैं। तब गांधी जी ने उस जो एक तरीके से जो उनका नियम था उस नियम को तोड़ते हुए वहां पर नमक बनाया, और नमक बनाने के बाद सविनय अविज्ञा, सविनय का मतलब होता है साविनय, मतलब अच्छे से विनय पूर्वक विनम्रता झुकते हुए हम आपकी अविज्ञा यानी आपकी अवहेलना, आपकी बात को नहीं मान रहे हैं, अविज्ञा कर रहे हैं। इस प्रकार से सविनय अविज्ञा आंदोलन की जो है एक तरीके से देखा जाए तो अहमदाबाद जब साबरमती आश्रम से दांडी तक पैदल यात्रा करके शुरुआत की गई थी। क्लियर? यही था नमक सत्याग्रह। इस समय वायसराय थे लॉर्ड इरविन। अब आप लोग याद रखिएगा लॉर्ड इरविन, तो इरविन पैक्ट आप लोगों को याद आ रहा होगा। इरविन पैक्ट, इरविन पैक्ट, इरविन पैक्ट इसी समय से संबंधित है क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन में इरविन को गांधी जी के सामने झुकना पड़ा था, क्योंकि इतना बड़ा हुजूम गांधी जी के साथ में खड़ा हो गया था कि इरविन साहब ने खुद बोला था गांधी जी से कि भैया आप आइए अपने आंदोलन को स्थगित करिए, बताइए आपकी क्या क्या मांगे हैं। तो आप लोगों को याद होगा कि 11 सूत्री मांगे, कितनी? 11 सूत्री मांगे गांधी जी ने उनके सामने रखी थी, उन्होंने निभाने का वचन भी दिया था। लेकिन उन्हीं मांगों में से आप लोगों ने सुन रखा होगा कि जो भगत सिंह थे, राजगुरु थे, और इनकी फांसी के लिए गांधी जी ने हाँ कर दी थी। हाँ नहीं की थी, लेकिन उन्होंने ये बोल दिया था कि जिन्होंने अहिंसा पूर्वक मेरा साथ दिया है उनको आप लोग छोड़ दें, और जिन्होंने हिंसा को अपनाया है उनके साथ जैसा करना चाहते हैं तो कर लें। तो इरविन ने इसी बात को देखा और उनकी तुरंत फांसी हो गई थी, है ना। भगत सिंह की, राजगुरु की, सुखदेव की आप लोगों ने देखा होगा। तो वो लॉर्ड इरविन पैक्ट के तहत ही हुई थी। तो आप इरविन पैक्ट को अच्छे से याद रखें। इरविन पैक्ट भारत के इतिहास में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इससे प्रश्न अक्सर आते हैं। तो जब चूंकि दांडी यात्रा से प्रश्न आ चुका है तो इरविन पैक्ट से भी प्रश्न आने की संभावना है। हालांकि गांधी जी की 11 सूत्री मांगे मानी नहीं गई थी, जब तक इरविन रहे तो मानी गई। इरविन के बाद वायसराय चेंज हो जाते हैं, तब उनकी जितनी भी मांगे थी वो भी वैसी की वैसे चलने लगती है। सविनय अवज्ञा आंदोलन एक बार पुनः चालू होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। इतना पर्याप्त है आप लोगों के लिए। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 18। उपाधि का मतलब क्या है? जैसे आप लोगों ने देखा होगा आज भी अपन बोलते हैं, जैसे सिंधिया जी हैं तो सिंधिया जी को राजा कहा जाता है। इसी प्रकार से आपने प्रतापगढ़ के कुंडा के राजा भैया देखे होंगे तो उनको भी राजा कहा जाता है। तो ये जो उपाधियां हैं इनका अंत हो चुका है, और ये उपाधियों को कोई व्यक्ति जबरदस्ती अपने ऊपर ले नहीं सकता। आप प्यार मोहब्बत में आदमी से बोल सकते हैं कि भैया राजा जी ये आप रहे पुराने राजा, तो आप बोल सकते हैं, ये एक अलग बात है ना। पर वो अपने मन से उपाधि नहीं धारण करेंगे कि हम राजा हैं और आप हमसे राजा बोलें। तो इसी प्रकार से उपाधियों का अंत हो चुका है, वो है अनुच्छेद 2018 में। राष्ट्रपति जी की परमिशन के बिना आप किसी से कोई भी उपाधि नहीं ले सकते। यहाँ तक कि भारत विदेश से भी अगर आपको कोई भी उपाधि मिल रही है तो वो भी नहीं मिलेगी बिना राष्ट्रपति की अनुमति के। चलिए आगे चलते हैं। मणिपुर के नए राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। प्लेलिस्ट में जाइएगा, कौन सी वाली? करंट अफेयर की प्लेलिस्ट में। वहां पर आप लोग देख लीजिएगा कि किस जगह के कौन से नए मुख्यमंत्री हैं और कौन राज्यपाल हैं। अपन ने उसको ट्रिक से कर रखा है। तो क्या इसका आंसर है? अनुसुईया उइके। कौन है? अनुसुईया उइके। क्लियर? अनुसुईया उइके का संबंध सीधा सीधा मध्य प्रदेश से है, इसीलिए ये प्रश्न आया हुआ है। और कहां से है? तो छिंदवाड़ा जिले से इनका संबंध है। ये एक मंत्री भी रही हैं मध्य प्रदेश सरकार में। क्या मंत्री थी? कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। चूंकि महिला है तो महिलाओं से संबंधित इनको विभाग भी दिया गया होगा, ये भी क्लू मैंने आपको दे दिया। 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? ये साक्षरता दर, यहाँ पर दर लिखना जरूरी था लेकिन लिखा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। साक्षरता दर कितनी है? तो 69.32%, 69.32%। अजीत पहाड़ी का शहर किसे बोलते हैं? या तो प्रश्न ये रहा होगा जितना भी मिला हम लोगों को, या फिर इसका ऐसा रहा होगा अजय पहाड़ी का शहर। अजय पहाड़ी का शहर, अजय पहाड़ी का शहर, है ना। लेकिन इसका आंसर नहीं मिल पाया दोस्तों। यदि आप लोगों के पास में सही प्रश्न हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अकबर ने किस किले को मध्य भारत का स्वर्ण कहा है? तो या तो चंदेरी का किला या ग्वालियर का किला। देखिए अकबर ने, अगर बाबर ने देखा जाए तो किलों की यदि बात की जाए तो ग्वालियर के किले की बहुत ज़्यादा तारीफ की हुई है, और ग्वालियर के किलों को किलों का मोती भी कहा जाता है। किलों का मोती भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ग्वालियर। वहां पर चंदेरी का भी किला आया था तो ये उसका आंसर नहीं है। उसका सही आंसर क्या है? ग्वालियर। देखो किलों में किलों का मोती, सबसे ऊंचा किला अगर देखा जाए तो भी ग्वालियर ही है। ग्वालियर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता था किले के माध्यम से, क्योंकि उसको फतेह कर पाना आसान नहीं था। लेकिन बाबर अपनी बाबरनामा में कहता है कि मैं दो आदमियों को अपने
बगल में दबा कर इस ग्वालियर के किले को ऊपर चढ़ा जाता हूँ। ऐसा मैं नहीं, बाबर कह रहा है अपनी खुद की आत्मकथा बाबर नामा में। चलिए आगे चलते हैं। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो महाधिवक्ता की नियुक्ति करेंगे राज्यपाल, और महान्यायवादी की नियुक्ति कर देते हैं राष्ट्रपति। महाधिवक्ता किससे संबंधित होते हैं? राज्य से संबंधित होते हैं। क्लियर, ये प्रश्न आया हुआ है। मध्य प्रदेश में धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बड़वानी में स्थित है। विज्ञान से अब देख लेते हैं दोस्तों, विज्ञान से कौन कौन से प्रश्न आए हैं। एक प्रश्न आया था लिक्विड लाइन। लिक्विड लाइन क्या है? तो दोस्तों ये जो लिक्विड लाइन है इसका भी कंफर्म नहीं हो पाया है, लेकिन अगर ये लिक्विड लाइन है तो ये जो गैस की पाइपलाइन होती हैं, इसी प्रकार पानी की पाइपलाइन होती हैं, तो ये किस सिद्धांत पर कार्य करती हैं, इससे रिलेटेड कहीं ना कहीं ये प्रश्न था। देखिए, एक तो गैस पाइपलाइन होती है, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी जगह पे, भारत में भी काफ़ी सारी ऐसी जगह हो चुकी हैं अब जहाँ पर गैस का कनेक्शन सिलेंडर के माध्यम से नहीं है, पाइपलाइन के माध्यम से घरों घर हो चुका है। इसी प्रकार से जो लिक्विड वाली होती हैं यानी कि पानी की, तो पानी का तो बहुत पहले से भी है ना, तो पानी का भी बहुत पहले से। तो इसी प्रकार ये लोग किस सिद्धांत पे काम करती हैं उससे रिलेटेड यह प्रश्न था, लेकिन प्रश्न क्लियर नहीं हो पाया है, इससे रिलेटेड आया प्रश्न। तो लगभग में जितना मिला है उतना अपन ने यहाँ पे मेंशन कर दिया। एक था सेरेब्रल प्लेसी रोग किससे होता है? ये रोग भी दोस्तों काफ़ी ढूंढने के बाद नहीं मिल पाया है, या तो शायद जो अपने दोस्तों जो उनसे विद्यार्थियों से पूछा है तो उन्होंने बोला है सेरिबल प्लेसी, या नाम सही नहीं ले पा रहे होंगे। तो एक सेरिबल प्लेसी से रोग किससे होता है? तो रोगों से संबंधित आ रहे हैं, तो रोगों से संबंधित आप लोग अच्छे से कर लें। ऊष्मा का अच्छा संवाहक क्या है? तो दोस्तों वहां पर जो ऑप्शन थे उसमें से आंसर इसका पारा हुआ था। बुझे हुए चूने का सूत्र क्या है? तो देखिए केमिस्ट्री से सूत्र से प्रश्न जरूर आ रहे हैं। बुझे हुआ चूना, तो ये इसका जो आंसर है वो क्या है? CaOH2 का होल ट्वाइस। ये जो 2 है ये नीचे है दोस्तों, है ना, CaOH का होल ट्वाइस। तो जैसे बुझे हुए चूने का सूत्र आप लोग कर लें, खाने के सोडे का कर लें, बेकिंग सोडे का कर लें, इसके अलावा देखा जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट उसका कर लें, सीमेंट का सूत्र कर लें, फिटकरी का सूत्र कर लें। इस प्रकार से लगभग में 18 से 19 ऐसे सूत्र हैं जिनको कर लें, एक नंबर पक्का है ना। अब ये करेंगे कहाँ पे? जाइए प्ले लिस्ट में। विज्ञान वाली क्लासें आप लोग देखेंगे तो विज्ञान वाली क्लासों में एक जगह पर जहाँ पर केमिस्ट्री का पूरा मैटर है, उस केमिस्ट्री वाले में आप देखेंगे तो एक जगह पे ये पूरे के पूरे सूत्र लिखे हुए हैं। जल्दी जाएं, उनको याद कर लें। चलिए आगे चलते हैं। रियो शिखर सम्मेलन किससे संबंधित है? अरे भाई ये वाला प्रश्न यहाँ कैसे आ गया, आप लोग सोच रहे होंगे। दरअसल रियो शिखर सम्मेलन जो है वो पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक आर्थिक विकास, इनसे संबंधित है। तो कहीं ना कहीं पर्यावरण संरक्षण तो वो थोड़ा साइंस से भी संबंधित है, इसीलिए इन्होंने इसको साइंस में डाल दिया था। तो ये किससे संबंधित है? पर्यावरण संरक्षण से। शरीर का तापमान कितने फ़ारेनहाइट होता है? शरीर का तापमान कितने फ़ारेनहाइट होता है? तो 98.6 फ़ारेनहाइट। अब पूछ लेगा डिग्री सेल्सियस में कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस। अब पूछेगा बुखार कितने में आता है? तो आप लोग क्या बताएंगे? यदि बुखार की बात हो जाएगी तो बुखार दोस्तों कितने में आ जाता है? अगर देखा जाए तो अगर फ़ारेनहाइट की हम बात करेंगे तो 100 से ऊपर बढ़ गया तो इसका मतलब बुखार है। फ़ारेनहाइट की बात चल रही है। और यदि डिग्री सेल्सियस की बात चलेगी तो 38 डिग्री सेल्सियस यदि हो जाता है या 38 से ऊपर जाने लगता है तो फिर हम उसको क्या बोल देते हैं? बुखार। अब दोस्तों एक प्रश्न और पूछेगा, याद रखिए अभी इस समय पर चल रहा है कि कोरोना के समय पे शरीर का तापमान कितना ज़्यादा हो रहा था। तो दोस्तों कोरोना के समय पे जो बुखार था वो 103 से 104 था, 103 से 104 था। कब? कोरोना के समय पे, क्योंकि ये ज़्यादा हीट होती थी, हीट ही नापते थे ना, उनके पास में एक यंत्र रहा करता था, उससे देख लेते थे कि शरीर में हीट कितनी है, वहां से मालूम पड़ता था। अब एक प्रश्न और पूछेगा, ये भी याद रखिए। इस समय पर एक और वायरस चल रहा है जिसका नाम है H3N2, है ना। एक ये भी वायरस है, इससे भी इस समय पर बीमारियां काफ़ी हो रही हैं। इसमें भी बुखार बहुत तेज़ी से आता है और खांसी काफ़ी होती है, पर ये कोरोना ऐसा नहीं है। लेकिन H3N2 ये भी एक वायरस है। तो आप लोग याद रखिएगा, इसमें भी सर्दी जुकाम होती है, शरीर का जो फेफड़ा है या श्वसन तंत्र है वो प्रभावित होता है, बहुत तेज़ी एकदम से बुखार आता है, खांसी 20-20 दिन नहीं जा पाती है इसमें। H3N2 फ्लू वायरस या फ्लू। क्लियर? ये अभी इस समय पे चल रहा है, करंट का क्वेश्चन, और अप्रैल तक में आपके पेपर हैं, तो हो सकता है दोस्तों इससे संबंधित प्रश्न आ जाए। चलिए, बाल और नाखून किस ऊतक के बने होते हैं? तो केराटिन ऊतक के। किसके? केराटिन ऊतक के। हमारा जो रक्त होता है वो भी ऊतक ही है, लेकिन वो तरल संयोजी ऊतक होता है। और इसके अलावा ऊतक से और प्रश्न कैसे बन सकते हैं कि और ऊतक अगर देखे जाएं तो जो ऊतकों का एक तरीके से जो आकार है वो पादप कोशिका में, मतलब पादप कोशिकाओं से बने ऊतक और जंतु कोशिकाओं से बने ऊतक किस किस आकार के होते हैं, इनसे रिलेटेड भी आ सकता है। तो ऊतक से प्रश्न आ रहे हैं दोस्तों। क्लियर? स्वपोषी कौन होते हैं? पहले तो शब्द पे ही देख लें, स्वपोषी कौन होते हैं? स्वपोषी खुद का पोषण यानी खुद का खाना बना लेने वाले,
तो वो होते हैं स्वपोषी। हरे पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इन्हीं को स्वपोषी कहते हैं। तो इससे संबंधित प्रश्न आ रहे हैं दोस्तों, दोनों में आए हुए हैं। अभी आप देखिएगा, जब 16 तारीख वाला भी इसके बाद आने वाला है, तो आप देखना स्वपोषी, इन्हीं को हम उत्पादक भी कहते हैं, प्रथम प्रथम चरण भी कहते हैं। जो हमारे उसका पर्यावरण का चरण होता है उसमें प्रथम चरण भी हैं, उत्पादक भी हैं, स्वपोषी भी हैं। क्लियर, याद रखिएगा। तो ये कौन होते हैं? हरे पेड़ पौधे। इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न आया हुआ है, वो दूसरे 16 तारीख वाले में आया हुआ है, वहां से आप लोग और क्लियर समझेंगे। जल का पीएच मान होता है, तो जल का पीएच मान दोस्तों 7 होता है, याद रखिएगा। 7 से नीचे वाले जितने होंगे तो अम्लीय होने लगते हैं, 7 से ऊपर वाले क्षारीय होने लगते हैं। जल का पीएच मान की यदि हम बात करें तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। बहुत सारे लोग कंफ्यूजन बस 4 लगाते हैं दोस्तों, तो वो गलत है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व तो सबसे अधिक होता है, याद रखिएगा। वो अलग चीज है, लेकिन इस संख्या से कंफ्यूजन में आ जाते हैं। वो अलग प्रश्न है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व तो कैसा होता है, अधिक, कम, मध्यम, तो सबसे ज्यादा है ना। तो ये याद रखिएगा, वो अलग प्रश्न है। ये पीएच मान पूछ रहा है, ठीक है, तो उसका आंसर 7 ही होगा। ये 7 है। चलिए, कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र देखिए दोस्तों, अब ये दूसरा आ गया। पहले क्या आया था? ढले हुए चूने का। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र। तो आप लोग जाइए प्लेलिस्ट में देख लीजिए उन क्लासों को, ठीक है। तो क्या है? CaCO3। क्लियर। इसको ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है, CaCO3 ये नीचे कर दिया। चलिए, गंगा डॉल्फिन क्या है? भैया हमको अच्छे से पता है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। इसका एक नाम सुसु भी है। क्या है? सुसु। इसकी खोज 1801 में हुई थी। कब हुई थी इसकी खोज? 1801 में। अब आपसे एक प्रश्न है आपके लोगों के लिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था? राष्ट्रीय जलीय जीव है, इसमें कोई दो राय नहीं, पर कब घोषित किया गया था? थोड़ी आप लोग भी मेहनत करें, मैं तो करता ही हूं, है ना। बताइएगा कितनी है। चलिए, सबसे छोटा बैक्टीरिया कौन सा है? तो माइकोप्लाज्मा, क्योंकि वो प्रश्न आ सकता है इसीलिए मैंने उसको बताया है दोस्तों कि कब गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। सबसे छोटा बैक्टीरिया कौन सा है? तो माइकोप्लाज्मा। कौन सा है? माइकोप्लाज्मा। दमा किससे संबंधित है? तो श्वास नलिका से और फेफड़े से, है ना। और किस उससे होती है एक तरीके से दमा? तो एस्परजिल्लिस फ्यूमिगेटस से, एस्परजिल्लिस फ्यूमिगेटस से। क्लियर। ये एक कवक होता है जिससे दमा की समस्या हो जाती है, इसी को अस्थमा भी कहते हैं। फेफड़ों में एस्पीजिलिस फ्यूमिगेटस क्या करता है? एक जाल बना लेता है, तो हम जब सांस लेते हैं तो वो सांस पूरे फेफड़ों पर नहीं आ पाती है। क्लियर। चलिए, जनरल क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या होता है? तो यही होता है दोस्तों ढला हुआ चूना, CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, इसी को ढला हुआ चूना कहते हैं। चक्रवात के केंद्र को क्या कहा जाता है? ये प्रश्न आया था, तो आंख। याद रखिए दोस्तों, चक्रवात वही है, आप लोगों ने देखे होंगे इस तरीके से, ऐसा ऐसा गोल गोल घूमते। यहाँ बनाता हूँ, इस तरीके से ऐसा गोल 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 घूमता घूमता नीचे आ जाता ना, यही चक्रवात होता है। ये ढंग से बना नहीं है, ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, यही चक्रवात होता है। तो इसका जो केंद्र है वो पूछ रहा है, तो इसके केंद्र को आंख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आंख कहा जाता है। इससे एक रिलेटेड और प्रश्न आता है, चक्रवात से रिलेटेड प्रश्न ये आता है कि चक्रवात में बादल होते हैं क्या? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसमें बादल नहीं होते, बादल नहीं होते। और कहीं कहीं के चक्रवात तो बहुत ही ज्यादा विनाशकारी होते हैं और बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। चलिए, पीयू का रासायनिक नाम क्या है? पीयू का रासायनिक नाम है प्लूटोनियम। प्लूटोनियम याद आते ही साथ आपको नागासाकी और हिरोशिमा याद आ जाना चाहिए। हिरोशिमा में तो यूरेनियम गिराया गया था, और नागासाकी जो कि जापान में है, वहां पर प्लूटोनियम को गिराया गया था। और प्लूटोनियम किस में भरा था? उस परमाणु बम का नाम क्या था? तो फैटमैन उसका नाम था। प्लूटोनियम जो है वह यूरेनियम से भी ज्यादा खतरनाक होता है। इसका परमाणु भार 94 है। इसके 6 अपरूप हैं, और ये है क्या? रेडियो सक्रिय पदार्थ। कौन सा है? रेडियो सक्रिय पदार्थ। रेडियो सक्रिय पदार्थ। इसका उपयोग किस में होता है दोस्तों? रेडियो सक्रिय पदार्थ। इसका उपयोग होता है, उपयोग की बात कर रहा हूं, दुरुपयोग तो हो जाता है भाई सब आदमियों को खत्म करने में या पूरा का पूरा एक स्थान उड़ा देने में, वो है दुरुपयोग। उपयोग की बात कर रहा हूं। उपयोग में इसमें ऊर्जा को उत्पन्न किया जाता है। अब देखिए, यूरेनियम हो गए, प्लूटोनियम हो गए, थोरियम हो गए। थोरियम इन सबसे खतरनाक है दोस्तों। तो इन सब का एक तरीके से उपयोग होता है बिजली या ऊर्जा के निर्माण में। ऊर्जा इनसे काफी ज्यादा होती है, उत्पन्न होती है। तो और इनका दुरुपयोग होता है बम बनाने में। अब दुरुपयोग क्या होता है? सब देश अपने अपने लिए एक तरीके से शीत युद्ध तो आजकल हर कहीं चल रहा है, अपने आप को बड़ा दिखाने के चक्कर में सभी के पास में परमाणु बम है,
तो वही है ये सब, तो याद रखिएगा प्लूटोनियम। अब इससे रिलेटेड कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं? प्लूटोनियम से बन सकता है, यूरेनियम से बन सकता है और थोरियम से बन सकता है। प्लूटोनियम का उपयोग कहाँ पर किया गया था? इस बम के रूप में इसका प्रयोग कहाँ पर किया गया था सर्वप्रथम? तो इसका जो प्रयोग है वह नागासाकी में किया गया था, नागासाकी में, जापान में 9 अगस्त को, 9 अगस्त को। ठीक है, फैट मैन नामक बम में, फैट मैन। और ये सब किससे जुड़े हुए होते हैं दोस्तों? याद रखिए नाभिकीय विखंडन से आधारित हैं, क्योंकि नाभिकीय विखंडन पर भी प्रश्न आ रहा है, वो 16 तारीख में आया हुआ है। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन। अच्छा, अब यहीं से आप देख लीजिए, सूर्य को यदि देख लें तो सूर्य में नाभिकीय संलयन होता है। चलिए आगे चलते हैं, नहीं तो प्रश्न अपने जल्दी नहीं हो पाएंगे। खाद्य श्रृंखला का प्रथम स्तर कौन सा है? देखिए फिर आ गया उत्पादक या स्वपोषी या प्रथम पोषी। इनको उत्पादक भी कह देंगे, स्वपोषी यानी खुद का खाना स्वयं बनाते हैं, और दूसरा प्रथम पोषी हो जाते हैं। क्लियर। मिश्रित उर्वरक कौन सा है? तो अमोनिया सल्फेट जो है वह मिश्रित उर्वरक के रूप में जाना जाता है। मिश्रित उर्वरक है अमोनिया सल्फेट। अब आ जाते हैं सेकेंड शिफ्ट में। किसमें? सेकेंड शिफ्ट में 15 तारीख की किस किस से प्रश्न आए हुए थे। अब इसको देखिए ध्यान से। इनमें प्रश्न थे कि किस विटामिन की कमी से कौन से रोग होते हैं। तो वैज्ञानिक के नाम भी आप लोग बताएंगे। तो विटामिन ए, बी में आप लोगों ने देखा है क्रमशः 6 है, फिर सी है, डी है, के है ना। इन विटामिन से कौन कौन से रोग होंगे, मतलब इनकी कमी से, विटामिन की कमी से, याद रखिएगा। हाँ ये लिखा है ना कि कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, सबको आप ये लोग याद रखिएगा। डी जैसे कैल्सीफेरॉल हो गया, है ना। इसके अलावा देखा जाए तो सी एस्कार्बिक एसिड हो गया। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ई टेकोफेरॉल हो गया, है ना, विटामिन ई टेकोफेरॉल हो गया। तो ये जितने भी हैं इनसे संबंधित आप लोग देख लीजिएगा रोग। और सबसे बेस्ट है आप प्लेलिस्ट में चले जाएं, क्योंकि यहाँ पर मैं एनालिसिस इसका करवा रहा हूँ। अगर एक एक को करवाऊंगा तो ऐसे तो बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी दोस्तों, है ना। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर क्लासों को देख लें, विटामिन से संबंधित वाले को खोज लें और उसको जरूर देख लें। सेल बॉल्ब से प्रश्न था, यानी कोशिका भित्ति से प्रश्न था। अब ये कोशिका भित्ति से किससे प्रश्न था? क्या पादप कोशिका से था या जंतु कोशिका से? तो ये अभी कंफर्म नहीं हो पाया है, किसी से है। तो इसका मतलब कि कोशिका विज्ञान से प्रश्न आ रहा है। कोशिका विज्ञान में ज्यादा नहीं है दोस्तों, उसको आप लोग प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आप लोग देख लेंगे। और कोशिका विज्ञान से ज्यादा 1.5 या 2 पेज का है। आप लूसेंट वाले भी की भी बुक को देख लेंगे तो उसमें कोशिका विज्ञान को जरूर पढ़ के जाएं, आपके 1 से 2 प्रश्न आ जाएंगे। वायु मिश्रण है या नहीं, एक ये प्रश्न था। तो वायु तो मिश्रण होता है ना। रोगों से प्रश्न आ रहे हैं, तो रोगों से आप लोग देख लीजिएगा, बैक्टीरिया से, वायरस से, प्रोटोजोआ से, इनसे कौन कौन से रोग होते हैं ये आप लोग देखकर जरूर जाएं। गुरुत्वाकर्षण और चुंबक से प्रश्न थे। पेड़ पत्ती और मात्रक से प्रश्न थे। पादप जगत जंतु जगत से भी प्रश्न है। किस तत्व में न्यूट्रॉन इक्वल होता है, एक ये प्रश्न था। ये कंफर्म नहीं हो पाया किससे रिलेटेड है, मतलब क्या पूरा प्रश्न क्या था ये कंफर्म नहीं हो पाया, लेकिन हमने इसमें एक चीज तो समझ लिया कि न्यूट्रॉन इक्वल था, यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यानी जो परमाणु वाला भाग है, मतलब परमाणु से संबंधित जो है उनसे रिलेटेड प्रश्न आ रहे हैं। तो इस वाले टॉपिक को भी आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा। जल का स्रोत क्या है, एक ये भी प्रश्न था, नॉर्मल प्रश्न था, ये सही रहा होगा अधिकतम आदमियों का। कंप्यूटर पर आते हैं, कंप्यूटर पर देखते हैं कौन कौन से प्रश्न थे। तो जैसे आईपी का पूरा नाम क्या है, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या है आईपी का पूरा नाम? इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसको देख लें। प्रोसेसिंग यूनिट और ऑपरेटिंग सिस्टम से प्रश्न है। किस किस से? प्रोसेसिंग यूनिट से, ऑपरेटिंग सिस्टम से। अब आप लोग यहां पर देखते चलिएगा कि आप लोगों को किस किस पे ज्यादा फोकस करना है, कि जहां से नंबर आपके कटेंगे ही नहीं। क्लियर, उनको तो करके ही जाना है। एक्सेल और एमएस वर्ड से प्रश्न, एक्सेल को कर लें, एमएस वर्ड को कर लें। देखिए कारण क्या है, एक्सेल भी ऑफिस में उपयोग किया जाता है, एमएस वर्ड भी, ये दोनों ही, तो इनसे प्रश्न तो आने ही हैं। इनकी शॉर्टकट की हो गया, उनको याद कर डालिए पूरा अच्छे से। इसके अलावा इनसे जितने भी प्रश्न आते हैं, जितने बन सकते हैं, उनको याद कर लीजिए। पावर पॉइंट, इस बार पावर पॉइंट पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि पावर पॉइंट से चारों चारों शिफ्ट में एक तरीके से प्रश्न आ चुके हैं आप लोग दोस्तों। चारों शिफ्ट का मतलब है 15 तारीख की 2 और 16 तारीख की 2, तो इससे संबंधित प्रश्न भी आ रहा है। इसमें प्रश्न ये पहले बार में पूछा गया था कि एक्सटेंशन क्या है पावर पॉइंट का, तो ये होता है .pptx, .pptx। क्लियर। इनमें से कौन इनपुट इकाई नहीं है, एक ये प्रश्न तो आपका हर किसी में आना है, सरल प्रश्न होगा, गलत आप लोग मत करिएगा इसको। तो आप लोगों को देख लेना है कि कौन सी इनपुट इकाई नहीं है। क्लियर। एक आएगा जैसे कैश मेमोरी, ईमेल एड्रेस और इंटरनेट से संबंधित। कैश मेमोरी से प्रश्न आ रहे हैं दोस्तों, ईमेल एड्रेस से प्रश्न आ रहे हैं और इंटरनेट से भी प्रश्न आ रहे हैं। प्रश्नों का जो लेवल है दोस्तों वो कोई हाई नहीं है, एकदम से भी लो नहीं है, बस बीच का है, आप समझ लें। क्लियर। तो यहाँ से समझ लें। अब ऐसा नहीं है कि आप कंप्यूटर को उठाए तो अभी समय पर कंप्यूटर कंप्यूटर ही कंप्यूटर पढ़े जा रहे हैं। भाई मीडियम आ रहे हैं, और जो मीडियम है
मीडियम मीडियम ही सभी में करना है। अभी मैं इसकी चर्चा लास्ट में करूंगा आपके लिए, तो आप लोग पूरा समझ जाएंगे। पहले आप लोग प्रश्नों को देख लें। DACP का फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल ऑडियो कंट्रोलर प्रोटोकॉल। डिजिटल ऑडियो कंट्रोलर प्रोटोकॉल। परीक्षा धाम वाली जो बुक है कंप्यूटर की, उसमें ये पूरे फुल फॉर्म दिए गए हुए हैं। उन पूरे फुल फॉर्मों को आप लोग अच्छे से कर लें। यदि आप लोग कमेंट करेंगे तो उससे संबंधित एक वीडियो में डाल दूंगा ट्रिक वाली, तो आप लोगों को ये सब याद हो जाएंगे। PCB का फुल फॉर्म क्या है? तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड एक इससे भी संबंधित है। तो फुल फॉर्म से संबंधित कितने आ गए? 1 2, और सबसे पहले यहां पर देखा तो आपने इंटरनेट प्रोटोकॉल 3 4 आ गए प्रश्न। तो कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आएंगे ही। अब सेकंड शिफ्ट में कौन कौन से आए थे? तो एक प्रश्न ये था दोस्तों, फ्री में कोडिंग किसने शुरू की? फ्री में कोडिंग किसने शुरू की? तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा। इसके अलावा फिर आए हैं प्रश्न सर्च इंजन से, मेमोरी, इनपुट आउटपुट। देखिए इनपुट आउटपुट पहली वाली शिफ्ट में आया, दूसरे में भी इनपुट आउटपुट से आ गया। पावर पॉइंट से उसमें भी आया, इसमें भी आ गया। कंप्यूटर की टैपोलॉजी से भी प्रश्न थे। अब हिंदी में थोड़ा देख लिए जाए। हिंदी दोस्तों सरल ही आ रही है, सरल तो नहीं कह सकते लेकिन मध्यम आ रही है। जिसने पढ़ रखा है तो वो हिंदी में आप समझ लीजिए 22 प्लस कर सकता है। मतलब 22 प्लस तो नहीं कह सकता मैं, 20 से 22 के बीच में प्रश्न जो कि मैं शुरुआत से आप लोगों को बताता आ रहा हूं उतने वो कर देगा। इस प्रकार की जो हिंदी आ रही है। तो देखिए संधि और लिंग से संबंधित नॉर्मल प्रश्न है। जो पहली शिफ्ट थी उसमें शुद्ध अशुद्ध वाक्य काफी आ गए थे, 7 से 8 तक। कितने आ गए थे? 7 से 8 तक। विलोम, पर्यायवाची, योजक चिन्हों से प्रश्न। योजक चिन्ह देखिए दोस्तों, ये जो चिन्ह है इनकी संख्या ज्यादा से ज्यादा 18 है। 18 से लेके 15 के बीच में ये जो चिन्ह है, कौन से चिन्ह जो प्रयुक्त होते हैं? पूर्ण विराम, अल्प विराम, योजक चिन्ह, है ना। ये आप लोग अच्छे से कर लें, एक बार में अच्छे से कर लेंगे तो 1 से 2 प्रश्न आपके यहां से निकल जाएंगे। समझिएगा, 1 से 2 प्रश्न यहां से निकल जाएंगे। तत्सम तद्भव से प्रश्न है। क्रमधाराय समास और यण संधि से प्रश्न है। देखिए यण संधि हो गया, क्रमधाराय समास हो गया। इनमें गिने चुने उदाहरण हैं दोस्तों, बार बार वही के वही रिपीट होते हैं, ये भी सुन लीजिए। जैसे यण संधि है, अत्यधिक आ सकता है ना, अत्यल्प आ सकता है यण संधि में, महर्षि आ सकता है। तो ये सब जो है वो यण संधि के उदाहरण है। प्रत्यारोप आ सकता है, ये सभी यण संधि के उदाहरण हैं। तो इनको एक बार में कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यण संधि की तो मैंने कितनी अच्छी ट्रिक बताई हुई है। अगर आप हिंदी वाले पूरे चैप्टर को देख लेंगे ना संधि वाइज नहीं, उसमें टॉपिक ही अलग है। आप देखेंगे हिंदी में जो भी आपको देखना है उसमें तुरंत दिख जाएगा। पूरे के पूरे उसमें उदाहरण है। कर्मधारय समास हो गया, पूरे हो गए, जितने भी हैं उदाहरण वो सब उसी में है। आप देख लेंगे तो समझ जाएंगे। चलिए, तो हिंदी में ये चीजें आ रही हैं। बहुव्रीहि समास से प्रश्न आया था। अब ये सेकंड शिफ्ट में आ गए अपन। कहां पे आ गए? सेकंड शिफ्ट में। जो हिंदी का है सेकंड शिफ्ट, उसमें किससे आए? तो अपन देखिए दोनों को कंपेरिजन करके चलेंगे। बहुव्रीहि समास से प्रश्न आ गया। यहां पर किससे रिलेटेड दिया था? कर्मधाराय समास से। तो यहां पर बहुव्रीहि समास आ गया। संधि से प्रश्न था, संधियों से प्रश्न था। वहां पर संधि में यदि हम देखे जाए तो यहां संधि से प्रश्न था, तो यहां पर शायद अयादि संधि से आ गया हो, इसी से रिलेटेड। और उज्ज्वल की वर्तनी थी, तो उज्ज्वल की वर्तनी, ये उज्ज्वल जो लिखा हुआ है ये गलत उज्ज्वल है दोस्तों। यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि उज्ज्वल कैसे लिखते हैं। उज्ज्वल से रिलेटेड थी, तो ये किससे संबंधित है? एक तरीके से देखा जाए तो वर्तनी से संबंधित है दोस्तों। यदि आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे और हिंदी वाला चैप्टर देखेंगे तो हिंदी वाले चैप्टर में यदि आपने संधि को देख लिया और समास को देख लिया तो संधि समास देखने से पता है आपका क्या क्या क्लियर हो जाएगा। वहां से आपकी वर्तनी भी शुद्ध हो जाएगी, बहुत सारे आपके वहां से पर्यायवाची भी निकल आएंगे। समझिए इस बात को, पर्यायवाची के अलावा बहुत सारे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाला जो टॉपिक है वो भी निकल के आ जाएगा। तो इसको आप लोग अगर चाहें तो देख लें, आपके काम का है। उज्ज्वल को लिखने में दोस्तों क्या होता है? ऊ आधा जा होता है, फिर आधा जा होता है और उसके बाद वल होता है। याद रखिएगा, ये होता है उज्ज्वल का शुद्ध वर्तनी। कारण क्या होता है? जब हम दोनों शब्दों को तोड़ेंगे तो उत प्लस एक तरीके से देखा जाए तो ज्वल, उत प्लस जल, ता का जा हो जाता है। ये जो नियम है ये व्यंजन संधि का एक नियम होता है। तो ये होता है उज्ज्वल का एक तरीके से सही संधि विच्छेद। ये जो यहाँ लिखा हुआ ये गलत है, तो ये आया हुआ था। तो आप लोग वर्तनी को भी अच्छे से करके जाएं। अब देखिए यहाँ गुण संधि से प्रश्न है और शुद्ध वर्तनी से प्रश्न है और चिन्ह से प्रश्न है। चिन्ह से प्रश्न आ रहे हैं, इनको अच्छे से कर लें। ये दूसरी शिफ्ट में है हिंदी का। चलिए, प्रबंधन से संबंधित भैया इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे तो सबरे परेशान थे, सबसे ज्यादा सरल यही आ रहा है। बस आप लोगों ने 1 या 2 बार इसको पढ़ा जरूर हो। आपने पुरानी क्लासें नहीं देखी हैं, उन क्लासों में जाइए, उनको देखिए। प्रबंधन के 43 बड़े बड़े वीडियो हैं। मैं तो कहता हूँ कि आप ज़्यादा नहीं तो जब आपका पेपर हो तो उसकी जो मैराथन क्लासें हैं उनको जरूर देख कर जाएँ। 20 प्लस आप मार के आएंगे, मानिए 20 प्लस आपके नंबर आएंगे उस प्रबंधन की क्लास से। आप लोग उसको देख लेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे कि कैसा क्या है, लेकिन एक बार आप लोगों का उसका देखना जरूरी है। चलिए, संगठन से प्रश्न आए हैं शुरुआत से। प्रबंध की परिभाषा आई है। कथन से संबंधित प्रश्न, ये कथन से संबंधित प्रश्न दोस्तों 1.5 महीने पहले मैं करवा चुका हूं। मैंने कथन से संबंधित इतना बोला था कि इससे रिलेटेड तो प्रश्न आने ही हैं।
कथन से संबंधित। और दोस्तों पहली वाली शिफ्ट में इससे संबंधित लगभग लोग कह रहे हैं 3, कोई कोई तो बोल रहा है 4 भी ऐसे प्रश्न हैं, लेकिन 3 तक इसमें प्रश्न आए हुए हैं। 2 डायरेक्ट आए हुए हैं और एक प्रश्न को थोड़ा घुमाकर दिया गया था। तो कथन से संबंधित प्रश्न आए। अरे कथन मतलब ये पीटर डकर ने बोला है कि ये किसने बोला है, एक तरीके से उसमें जितने भी प्रबंधन के महत्वपूर्ण विचारक हैं उनसे संबंधित कथन। जैसे उन्होंने बोला एक तरीके से उपयोगिता के सिद्धांत पे बोल दिया या विपणन की कुछ बात पे बोल दिया, तो ये जो कथन है उनके, उनसे टेलर के कथन, ये सब कथन है। तो इनमें अगर आप लोग जाएंगे तो जो क्लास नंबर आपकी 18, 19, 20 है, क्लास नंबर 18, 19, 20 ज़्यादा नहीं है, 30-30 मिनट की क्लासें हैं। तो इनमें आप देखेंगे कि पूरे कथन से संबंधित प्रश्न हैं। सभी में आपको 12-13 कथन मिल जाएंगे। तो कौन कौन सी प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्रबंधन की 18वीं, 19वीं और 20वीं क्लास में। चलिए, उपभोक्ता संरक्षण, इस पे तो पूरा का पूरा टॉपिक बना रखा है दोस्तों। देखिए इसमें लगभग में 150 से ऊपर क्वेश्चन है, 150 से ऊपर क्वेश्चन है, पूरे आ जाएंगे। पूरी कंपनियों के नियम, कंपनी किस नियम के तहत आप स्थापित कर सकते हैं, बड़ी छोटी, और कब ये कंपनी अधिनियम आए, तो ये सब उपभोक्ता संरक्षण के अंतर्गत ही आते हैं। क्लियर। इस पर एक अलग टॉपिक बना हुआ है, वो भी आप लोग जाना तो प्लेलिस्ट में देख लेना। व्यापार से संबंधित प्रश्न आए हुए हैं, प्रबंधन के उद्देश्य आए हुए हैं, प्रबंधन के उद्देश्य, ये तो शुरुआत का ही टॉपिक देखेंगे। जो क्लास हमारी 10वीं क्लास से चालू है, क्योंकि शुरुआत में एमसीक्यू थे, जो 10वीं क्लास से चालू है वहीं से प्रबंधन के उद्देश्य से चालू हो जाता है। और हाँ, जो थ्योरी की क्लासें हैं उन थ्योरी की क्लासों को भी देखना ना भूलें दोस्तों। थ्योरी की क्लास में प्रबंध के उद्देश्य को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। यदि अनफैक्चुअल क्वेश्चन भी आ गया, घुमाकर भी आ गया, तो भी सही कर ही आएंगे। चलिए, सेकंड शिफ्ट में प्रबंधन से कैसे आए थे, तो नियुक्ति, संगठन, विपणन से आया था। देखिए, नियुक्ति से आया, संगठन से आया, विपणन से आया। विपणन यानी मार्केटिंग दोस्तों। वैसे आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को तो मालूम ही होगा कि ये मार्केटिंग ही है। प्रबंधन से पहले क्या होता है, कि ये प्रश्न था, अगर आप अधिकारी हैं तो क्या निर्णय क्षमता होनी चाहिए। दूसरी वाली शिफ्ट में प्रबंधन के थोड़े से डिफरेंट प्रश्न आए हुए हैं दोस्तों, तो कोई दिक्कत नहीं है, हैं तो उसी से जुड़े जुड़े हुए ना। चलिए, अब देखते हैं अपन 16 मार्च पटवारी भर्ती परीक्षा 2023 में पूछे गए प्रश्न। 15 मार्च का तो अपन ने कर लिया दोस्तों, अब आते हैं 16 मार्च पे। अब यहां से हम ये समझेंगे कि क्या प्रश्नों की जो प्रश्न है वो रिपीटेड हो रहे हैं। तो रिपीट तो प्रश्न नहीं होते, ये तो अपन सब जानते हैं, लेकिन प्रश्न क्या बदल जाते हैं, पूरी तरीके से बदल जाते हैं, उससे रिलेटेड आते हैं। तो इस पर अपन चर्चा करेंगे। अब 16 मार्च वाला चालू करते हैं दोस्तों, बस 5 मिनट। सबसे पहले सामान्य ज्ञान पे आते हैं। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में कितने मीटर का भाला फेंका था। बहुत गजब का प्रश्न है दोस्तों। आप कहेंगे यार ये तो बहुत डीपली प्रश्न है, दोस्तों कोई डीपली प्रश्न नहीं है। नीरज चोपड़ा भारत के द्वितीय ऐसे व्यक्ति हैं, दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक लाया हुआ है। ओलंपिक बहुत बड़ी चीज होती है, उसमें दूसरे ऐसे व्यक्ति, यानी भारत में सिर्फ 2 ही आदमी हैं। एक पहले थे अभिनव बिंद्रा, दूसरे हैं नीरज चोपड़ा, जिन्होंने ओलंपिक में 87.53 मीटर भाला फेंक कर भारत के लिए स्वर्ण दिलाया, यानी स्वर्ण मेडल दिलाया। बहुत गर्व की बात है दोस्तों। क्लियर। आप जानते हैं कि ओलंपिक में पूरे विश्व के लोग आते हैं। वैसे भारत को स्वर्ण मिले हैं, पर व्यक्तिगत स्पर्धा में अगर देखा जाए तो नीरज चोपड़ा दूसरे नंबर के व्यक्ति हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा, इसीलिए ये महत्वपूर्ण है। अरे क्लियर। 2021 में, अब सुनिए, 2021 में नीरज चोपड़ा ने टोक्यो 2020 ओलंपिक में, 2020 ओलंपिक में, अब आप कहेंगे सर ये तारीखें ऐसी ऐसी क्यों हुई, ये तो गड़बड़ कर रही हैं। दरअसल 2020 में ओलंपिक होना था भैया, लेकिन पड़ गया कोरोना, तो कोरोना के चक्कर में हुआ कब, 2021 में। क्लियर। तो ओलंपिक में पुरुषों की स्पीयर ट्रॉस में, इसका नाम क्या है, स्पीयर ट्रॉस में गोल्ड पुरस्कार जीता था। ठीक है। 2018 में एशिया खेलों में भी ये स्वर्ण पदक जीत चुके हैं, 2018 में भी एशिया खेलों में स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। तो ये जो 87.53 मीटर है, इसको याद रखिएगा। अरे 87.53, ये जो अकेले इतना अंक है ना, इसकी ना जाने कितनी सारी टी शर्ट और नीरज चोपड़ा जी का चित्र मार्केट में आ गई और बिक गई। चलिए, खजुराहो नृत्य महोत्सव का इस बार कौन सा संस्करण था, तो यह 49वां संस्करण था। कहाँ मनाया जाता है, तो खजुराहो में मनाया जाता है। शुरुआत कब से हुई है, तो 1975 से इसकी शुरुआत हुई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं जो विष्णु दत्त शर्मा, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, कहाँ के प्रदेश अध्यक्ष, मध्य प्रदेश के, ये भी याद रखें, मध्य प्रदेश के विष्णु दत्त शर्मा ने इसका उद्घाटन किया है। यह 7 दिवसीय है, यानी कि 7 दिनों तक चलता है। कहाँ चलता है दोस्तों, खजुराहो में।
कहाँ? खजुराहो में। आप लोगों ने एक चीज को नोटिस किया होगा दोस्तों कि मैं कुछ शब्दों को लिखता नहीं हूँ, वो इसलिए नहीं लिखता ताकि आप लोगों को जब मैं वो चीज बताऊं तो आप लोगों के दिमाग में आ जाए, अच्छा मध्य प्रदेश में, जैसे जैसे कि ये पढ़ाने का एक ट्रिक होता है दोस्तों। इस पढ़ाने के ट्रिक में क्या होता है कि आपको चीजें याद हो जाती हैं, समझना। जैसे मैंने कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, तो आपने कहा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, अब आपके दिमाग में आएगा प्रदेश तो है यार, पहले तो दिमाग में आएगा देश की बात तो नहीं चल रही, फिर आएगा नहीं नहीं उन्होंने प्रदेश बोला, तो प्रदेश बोला है, अच्छा कौन सा प्रदेश होगा, तो यहाँ फिर मैं बता देता हूँ मध्य प्रदेश। तो अब आप बिल्कुल एकदम कंफर्म हो गया कि यार विष्णुदत्त शर्मा। क्लियर? इसलिए याद करने की ट्रिक होती है, इसलिए कुछ शब्दों को मैं नहीं लिखता। चलिए, शक शासकों को किसने पराजित किया? शक शासकों को किसने पराजित किया? अब इससे प्रश्न कैसे आ सकता है? आंसर तो इसका हो गया चंद्रगुप्त द्वितीय। अब ये द्वितीय ऐसा लिखा है, चाहे ये ऐसा आ जाए या फिर ऐसा भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। यही है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय। क्लियर? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश से संबंधित हैं, जिनका पीरियड काल ईसा पूर्व में माना जाता है। ईसा पूर्व में माना जाता है। ये चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, जिनका कार्य ईसवी में माना जाता है, ईसवी में माना जाता है। तो प्रश्न कह रहा है कि शक शासकों को किसने पराजित किया था? तो शक शासकों को चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित किया। शक शासक था रुद्र सिंह तृतीय, रुद्र सिंह तृतीय इसको पराजित किया और साकारी की उपाधि भी धारण की। क्या की? साकारी की। साकारी। अब आप कहेंगे सर साकारी की क्यों? याद रखिए हिंदी का भी ये क्वेश्चन है यहां से। यदि किसी शब्द के आगे, यदि सामने वाले का कोई व्यक्ति है, वो जैसे कि मान लीजिए रावण है या कोई और है, उसके पीछे आरी लग जाता है तो वह उसका शत्रु हो जाता है या उसको खत्म करने वाला हो जाता है। तो जिस प्रकार से त्रिपुरारी हम किसको बोलते हैं? भोले बाबा को बोलते हैं। तो वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो त्रिपुरा के दुश्मन है या त्रिपुरा को पसंद नहीं करते, तो त्रिपुरा के दुश्मन है, इसीलिए उनको त्रिपुरारी कहा जाता है। जैसे राम है, उनको रावण रारी भी कहा जाता है क्योंकि रावण के वो दुश्मन है। इसी प्रकार से शाकारी, शाकारी, तो इनके दुश्मन कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय। तो अपने आप में कौन सी उपाधि धारण कर ली थी? शाकारी। और विक्रमादित्य तो ये थे ही, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए, अब अपन लोगों ने इसको देख लिया, अब आगे चलते हैं। इसके अलावा शाकारी की उपाधि धारण करने के बाद इन्होंने चांदी के सिक्के भी चलवाए थे, चांदी के सिक्के भी चलवाए थे। अब एक बात और याद रखना दोस्तों, चूंकि ये उज्जैन से भी संबंधित हैं, उज्जैन से भी संबंधित हैं, समझना बात को, इसीलिए गुप्त साम्राज्य पर प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश का आप कोई भी पेपर उठा के देख लें, गुप्त साम्राज्य पर प्रश्न वो पूछेगा ही, क्योंकि गुप्त साम्राज्य में उज्जैन जो है वह महत्वपूर्ण थी, सांस्कृतिक राजधानी हुआ करती थी दोस्तों, समझिएगा। तो उस राजधानी की वजह से वहां से प्रश्न आते हैं। और इनके दरबार में भी बहुत सारे कवि और अष्ट दिग्गज वगैरह रहा करते थे, है ना। गुप्त साम्राज्य में भी अगर देखा, अष्ट दिग्गज नहीं, नौ रत्न, नौ रत्न। क्लियर? चलिए, अखंड भारत की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसीलिए मैं बार बार आपको बता रहा था कि ऊपर चंद्रगुप्त द्वितीय था और नीचे चंद्रगुप्त मौर्य। तो अखंड भारत की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। पहले ही ने अखंड भारत का मतलब, इसके पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराया था दोस्तों? तो धनानंद को हराया था। नंद वंश का अंतिम महान सम्राट था और शक्तिशाली सम्राट था वो। तो उस धनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठे थे। चाणक्य इनके गुरु थे, है ना। 2023 में मध्य प्रदेश के 32 जिलों में क्या हुआ था? तो ये एक प्रकार का प्रश्न आया हुआ था। तो नीचे ऑप्शन थे, उस ऑप्शन में उसका जो आंसर था वो था चिकित्सक संपर्क यात्रा। क्या था? चिकित्सक संपर्क यात्रा। ये यात्रा ग्वालियर से शुरू हुई और भोपाल में खत्म हुई। ये यात्रा कहाँ से? ग्वालियर से शुरू हुई और भोपाल में खत्म हुई। नाबार्ड किस पंचवर्षीय योजना में आया था? चलिए, अब यहां से क्या निकल कर आया? पंचवर्षीय योजना से संबंधित 15 तारीख में आया प्रश्न और 16 तारीख में भी आया, संभावना है आगे भी आएगा। तो पंचवर्षीय योजना को अच्छे से करके जाएं, ठीक है। छठी पंचवर्षीय योजना में इसका मुख्यालय कब बना था? छठवीं पंचवर्षीय योजना में। ये कब से कब तक चलाई गई थी दोस्तों? 1980 से 85 तक। ये अपन ने लास्ट में लिखा हुआ है 1980 से 85 तक। ये है 1980 85 तक ये हो गया। और 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई है। अभी मुख्यालय इसका कहाँ पर है? तो मुंबई में है। पूरा नाम हिंदी में देख लिया जाए तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है। क्लियर? उदयगिरी में बराह मंदिर किस गुफा नंबर में देखने को मिलता है? तो गुफा नंबर 5 में। किसमें? गुफा नंबर 5 में। उदयगिरी की जो गुफाएं हैं ये कहाँ पर हैं दोस्तों? तो ये विदिशा में है। विदिशा कहाँ है? मध्य प्रदेश में है भाई। तो विदिशा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। वहीं पर ये उदयगिरी की गुफा है। गुफा नंबर 5 में भगवान विष्णु के वराह अवतार की 12 फीट ऊंची प्रतिमा है। तो 12 फीट याद रखिएगा और 12 से वराह याद रखिएगा। वराह दरअसल सुअर का वो होता है एक तरीके से कि उनका जो चेहरा है
वो सूअर का है, और जो उनका पूरा शरीर है, जो पूरा शरीर है वो शरीर मानव का है। तो यही है वराह अवतार। यहाँ पर 20 गुफाएं हैं, याद रखिएगा। इनको कट ऑफ सेल भी कहा जाता है, यानी कि चट्टानों को काट कर बनाई गई हैं, चट्टानों को काट कर बनाई गई हैं, चट्टानों को काट कर। उदयगिरी में, उदयगिरी कहाँ है? विदिशा में। कितनी गुफाएं हैं? 20 गुफाएं हैं। सबसे बड़ी गुफा कौन सी है? 19 नंबर की गुफा सबसे बड़ी है। इसी में गुफा नंबर 5 में भगवान विष्णु के वराह अवतार की 12 फीट ऊंची प्रतिमा है। चलिए, बहुत सारे लोगों ने अपने आप को आदि वराह भी कहा है। जैसे आप लोगों ने नाम सुन रखा होगा मिहिर कुल, मिहिर कुल अपने आप को वराह अवतार की उपाधि भी देता है ना। चलिए, बनास नदी कहाँ पर है? राजस्थान चंबल की सहायक नदी है, याद रखिएगा। कहाँ पर है? पहला तो राजस्थान में है। दूसरी बात है कि चंबल की यह सहायक नदी है, जो खुद यमुना की सहायक नदी है। कौन? चंबल। जो गंगा में विलीन हो जाती है। कौन? यमुना। समझ रहे हैं ना। इसकी लंबाई कितनी है? 512। किसकी 512 लंबाई है दोस्तों? ये बनास नदी की लंबाई है। अब आप लोग कंफ्यूज तो नहीं हो गए? देखिए, दरअसल बनास नदी राजस्थान की नदी है, जो कि चंबल में मिल जाती है, चंबल की सहायक नदी है। चंबल किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। यमुना जी किससे मिल जाती है? गंगा से, यानी गंगा की सहायक नदी हो गई। फिर गंगा में जितनी पूरी नदियां मिलती हैं, जाती हुई बंगाल की खाड़ियां मिल जाती हैं। लंबाई वो बनास की बता रहा है, ठीक है। चलिए, कप्तान रूप सिंह स्टेडियम में पहला वनडे क्रिकेट कब हुआ? एमपी पुलिस में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, एमपी पुलिस में पूछा गया यह प्रश्न है, इसी को उन्होंने रिपीट कर दिया। 22 जनवरी 1988 को यहाँ पर पहला वनडे क्रिकेट हुआ था, इंडिया और वेस्ट इंडीज के साथ। शायद मैं अगर गलत हूँ तो कमेंट में बताइएगा जरूर, लेकिन हाँ, वेस्ट इंडीज और इंडिया के खिलाफ हुआ था। वेस्ट इंडीज इसमें जीत गया था, ठीक है, वेस्ट इंडीज जीत गई थी। चलिए, पाशुपतिनाथ मंदिर में शिव भगवान के कितने मुख हैं? तो 8 मुख पाशुपतिनाथ परंपरा। क्लियर? 8 मुख हैं। कितने हैं पाशुपतिनाथ में? 8 मुख हैं। ये यहां तक हो गया इसका आंसर। पाशुपतिनाथ परंपरा में जो है वह 6 प्रमुख परंपराओं में से एक है। जो पाशुपतिनाथ परंपरा है वह 6 प्रमुख परंपराओं में से एक है। वैसे तो 4 प्रमुख माने गए हैं, कहीं कहीं 6 भी इनको माना जाता है, तो 6 में से एक है। अब इस पाशुपतिनाथ मंदिर को समझ लें कि पाशुपतिनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है। तो यह दोस्तों मंदसौर में है। एक पाशुपतिनाथ का मंदिर नेपाल के काठमांडू में है, वो मेन पाशुपतिनाथ मंदिर है, और उन्हीं का एक प्रतिरूप जो है वो मंदसौर में है। क्लियर? कितने हैं? 8 मुख हैं। बहुत ही अच्छा दर्शनीय स्थल है। अब देखिए, बहुटी जलप्रपात कहाँ है? रीवा, यह सेलर नदी में स्थित है। पहली बात तो यह रीवा में स्थित है, दूसरा सेलर नदी पर स्थित है। यह मऊगंज की घाटी के किनारे से निकलकर बीहड़ नदी में मिलती है। यह जो सेलर नदी है जिस पर यह बहुटी जलप्रपात है, किस पर? सेलर नदी पर, मऊगंज की घाटी के किनारे से निकलकर बीहड़ नदी में मिल जाती है। कभी कभार आता है किस नदी पर है, तो बीहड़ भी यदि ऑप्शन पर होता है तो हम लगा देते हैं। किस पर? बीहड़ भी होगा तो हम ऑप्शन पर लगा देंगे। लेकिन बीहड़ और सेलर यदि दोनों ऑप्शन में है, इसीलिए इसको लिखा गया है, तब आप सेलर नदी पर लगाएंगे। अब ये जो बीहड़ नदी है ये क्या है, इसके बारे में देख लीजिए। यह टमस नदी की सहायक नदी है या टॉस नदी की सहायक नदी है, दोनों है। टमस भी और टॉस भी, टमस भी और टॉस भी उसकी सहायक नदी है। ऊंचाई यदि इस प्रपात की हम देखें तो 198 मीटर है। फिट में पूछ ले तो 650 फिट है। क्लियर? इसे नाइक पॉइंट भी कहते हैं, कहीं कहीं पर इसे निक्र भी कहा जाता है। नाइक पॉइंट भी, नाइक पॉइंट भी और निक्र भी, तो ये जो दोनों चीजें हैं ये बहुटी जलप्रपात को ही कहते हैं। बहुटी जलप्रपात से अब प्रश्न आएगा तो गलत तो नहीं करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। पचमढ़ी कहाँ स्थित है? तो सतपुड़ा पर्वतमाला में है। कहाँ पर है? सतपुड़ा पर्वतमाला में। एकमात्र मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन भी है पचमढ़ी। क्लियर? एक तरीके से अप्सरा जलप्रपात भी यहीं पर है। कौन सा? अप्सरा जलप्रपात। अप्सरा जलप्रपात। क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं वो मैं सब आप लोगों को बताता हुआ चल रहा हूँ। मध्य प्रदेश सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम की स्थापना कब हुई? इसी को MSME भी कहा जाता है। यह हुई थी 5 अप्रैल 2016 को, 5 अप्रैल 2016 को। संसद की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के तहत बुलाई जाती है? तो 108 अनुच्छेद के तहत। यहाँ पर आंसर नहीं लिखा हुआ है दोस्तों, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग यहाँ से लिख लें, मैं बता दे रहा हूँ। 108वें अनुच्छेद में संसद की संयुक्त बैठक की बुलाई जाती है। इससे एक प्रश्न और आता है दोस्तों कि इसकी अध्यक्षता क्या राज्यसभा का सभापति कर सकता है? क्योंकि राज्यसभा का सभापति होता है कौन? उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा की तो कर सकता है, पर संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन का मतलब है कि लोकसभा भी आ गई और राज्यसभा भी आ गई, यही तो होगा संयुक्त अधिवेशन।
वैसे तो दोनों सेपरेट होते हैं, अलग अलग, लेकिन जब ये साथ में आ जाए तो यही हो जाता है अपना क्या, एक तरीके से संयुक्त अधिवेशन। तो इसमें जो राष्ट्रपति है, यानी कि जो उपराष्ट्रपति है, माफ करिए, उपराष्ट्रपति है, वही सभापति होता है। तो क्या इन दोनों की अध्यक्षता करता है? तो वो नहीं करता दोस्तों। तो या तो अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष कर लेगा, लोकसभा अध्यक्ष, या लोकसभा का उपाध्यक्ष भी हो सकता है, उपाध्यक्ष, या राज्यसभा का उपसभापति भी कर सकता है, उपसभापति भी कर सकता है, जैसा डिसाइड हो जाए। पर राज्यसभा का सभापति नहीं करता, बस ये याद रखिएगा, सभापति नहीं करता, इसको याद रखिएगा। एक ये प्रश्न यहाँ पे कंफ्यूजन वाला आता है। पचमढ़ी कहाँ स्थित है, तो सतपुड़ा पर्वतमाला में हो गया। मध्य प्रदेश सूक्ष्म लघु, ये फिर से रिपीट हो गए, जल्दी जल्दी कर लेंगे। 5 अप्रैल 2016 को मध्य प्रदेश सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम की स्थापना कब हुई? संसद की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के तहत बुलाई जाती है, तो 108 हो गया। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो 23 जून 1757 को। प्लासी का युद्ध कहाँ हुआ था दोस्तों? प्लासी का युद्ध अगर देखा जाए तो जो बिहार वाला क्षेत्र है, और बिहार और एक तरीके से यूपी वाला क्षेत्र है, वहीं पर प्लासी का ये युद्ध हुआ है। प्लासी का युद्ध इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ पर प्लास के पत्ते बहुत पाए जाते हैं। ये प्लास के वही पत्ते हैं जिस पर पत्तलें वगैरह बनती है ना, आप लोग देखो दोने वगैरह बनते हैं, तो इस चक्कर में इसका नाम प्लासी बोल दिया गया। और इसी युद्ध के बाद भारत की एक तरीके से देखी जाए तो दयनीय स्थिति प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि प्लासी के युद्ध के बाद एक और युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों के पास में पूरे अधिकार आ जाते हैं, और नवाबों के पास में अधिकार तो नहीं होते, सिर्फ नवाबों के पास में एक तरीके से काम करने का वो रहता है, अधिकार पूरे अंग्रेजों के पास में आ जाते हैं। नवाबों के पास में सिर्फ और सिर्फ उत्तरदायित्व आता है कि आपको उत्तरदायित्व का निर्वहन करना है ना। तो वो था बक्सर का युद्ध, ये है प्लासी का युद्ध। किस किस के मध्य लड़ा गया था, तो सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसमें सिराजुद्दौला के ही उनके एक महत्वपूर्ण जो थे सेनापति मीर कासिम, जिन्होंने उनके संग में गद्दारी कर दी थी, और मीर कासिम की गद्दारी की वजह से सिराजुद्दौला उसी युद्ध में मारे भी जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 23 जून 1757। सतखंडा महल कहाँ स्थित है, तो दोस्तों यह दतिया में स्थित है। प्रश्न आ जाता है कि सतखंडा महल में कितनी इमारतें हैं, तो नाम से ही आप समझ रहे हो कि सतखंडा है। किससे रिलेटेड है, तो ये भारतीय संस्कृति और मुगल संस्कृति का बेजोड़ नमूना है। भारतीय संस्कृति है प्लस मुगल काल की संस्कृति है, मुगल कालीन संस्कृति, मुगल कालीन संस्कृति, संस्कृति। अब आप कहेंगे ठीक है भैया मुगल कालीन संस्कृति, यदि भारतीय संस्कृति की जगह राजपूत संस्कृति भी आ जाए ना, राजपूत कालीन, तो भी टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि राजपूतों से ही संबंधित है। तो राजपूत मुगल, चूंकि राजपूत तो भारत के अंदर ही आते हैं, तो राजपूत मुगल कालीन संस्कृति से संबंधित है, तो ये प्रश्न आ सकता है। और ये किसी भी एक तरीके से जो सातखंडा महल है ना, ये किसी आधार पर नहीं लटका हुआ है, किसी भी आधार पर नहीं लटका हुआ है कि कोई लकड़ी का आधार हो या लोहे का कोई आधार हो, ये पत्थर ही पत्थरों का बना हुआ पूरा महल है। मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है 2011 के अनुसार, तो 931 महिलाएं हैं 1000 पुरुष पर। ये हमारे पूरे मध्य प्रदेश का लिंगानुपात है, 931 महिलाएं हैं 1000 पुरुष पर। समझना बात को अच्छे से, ये लिंगानुपात है। जबकि 2001 में है 919 था, यानी 919 था कब, 2001 में। बालाघाट में लिंगानुपात सर्वाधिक है। अब बालाघाट में कैसा लिंगानुपात है कि 1000 पुरुष पर 1021 महिलाएं हैं। क्लियर। अब आप देखिए बालाघाट अगर देखा जाए तो बालाघाट इतना ज़्यादा भले साक्षर जिला नहीं हो, पर महिलाएं वहाँ पे ज़्यादा हैं, जबकि ये सब जो है साक्षर जिले हैं, जैसे भिंड हो गया, मुरैना हो गया, लेकिन फिर भी यहाँ लिंगानुपात कम है। दरअसल दहेज के चक्कर में लड़कियों को मार देते हैं। चलिए, सबसे ज्यादा पतली रेत कौन से टापू में रहती है, इस प्रकार का एक प्रश्न आया हुआ था दोस्तों। तो ये हनुमंतिया टापू एक निकल के आया हुआ है प्रश्न, हनुमंतिया टापू। फिर भी एक बार यदि आप लोगों को प्रश्न अच्छे से मालूम हो तो प्रश्न बताइएगा, उसको अगले वाले में 17 तारीख वाले में अपन अच्छे से कर लेंगे। भरतनाट्यम कहाँ का नृत्य है, तो यह तमिलनाडु का है। एक प्रश्न यहां से आपका क्लियर होगा दोस्तों, नृत्यों से संबंधित प्रश्न कर लें, नृत्यों से संबंधित प्रश्न को आप अच्छे से कर लें, एक भी प्रश्न को नहीं छोड़ें। क्लियर। विज्ञान पे आते हैं। बॉक्साइट किसका अयस्क है, इससे संबंधित आ गया एल्युमिनियम, इसलिए उसमें भी तो आया 15 वाले में भी, एक रिपीट हो गया प्रश्न। क्लियर, समझते आइए। दोलन किस प्रकार को गति करता है, किस प्रकार की गति है, तो दोलन की गति को रैखिक गति कहते हैं, या इसको हम लाइनर मोशन भी कहते हैं, लाइनर मोशन। ये लाइन बनी रहती ना, लाइन, लाइनर मोशन भी हम इसको कहते हैं। नाभिकीय विघटन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण और पादप से प्रश्न थे। तो नाभिकीय विघटन से, नाभिकीय विखंडन, विघटन नहीं है विखंडन है, नाभिकीय विखंडन से प्रश्न है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण हमको पता है राइजोबियम नामक है,
तो आप लोग स्त्रीकरण वाला टॉपिक देख लें। पादप से प्रश्न है तो पादप वाले पूरे टॉपिक को अच्छे से कर लें। परमाणु सिंबल क्या होता है? परमाणु सिंबल एक नॉर्मल प्रश्न ये था कि रासायनिक तत्वों के नामों का संक्षिप्त रूप यानी रासायनिक प्रतीक क्या है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? रासायनिक प्रतीक। क्लियर। जीवाणु जो पौधे की जड़ों में रहता है, राइजोबियम, राइजोबियम है दोस्तों, राइजोबियम। क्लियर, राइजोबियम। इससे रिलेटेड देखिए 15 में भी आया, 16 में भी आया, 16 में 2 प्रश्न आ गए। विटामिन डी किससे प्राप्त होता है? तो विटामिन से प्रश्न आ रहे हैं। आप कुछ चीज़ों को देखेंगे ना तो वो प्रश्न आपके जाएंगे ही नहीं। विटामिन, जीवाणु, विटामिन डी किससे प्राप्त होता है? तो एक तो सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है और एक अंडे के पीले भाग से भी प्राप्त होता है विटामिन डी। सूर्य की किरण में कौन सा विटामिन हो जाता है? तो विटामिन डी हो जाता है। क्लियर है कि ये था प्रश्न। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल है। क्लियर। एंटीबॉडी का निर्माण कौन करता है? एंटीबॉडी का निर्माण तो ये दरअसल प्रतिरक्षा प्रणाली की मोमोरी सेल्स, कौन सी? मोमोरी सेल्स। इनको हम व्हाइट सेल्स भी कहते हैं, है ना, सफेद या एक तरीके से देखा जाए श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, कणिकाएं। कोशिका का रसोई घर क्या है? तो कोशिका का एक तरीके से रसोई घर हरित लवक भी है। और इसके अलावा कोशिका का रसोई घर कौन सा है? तो हरित लवक तो आ गया दोस्तों पादप में। कहां पे आ गया? पादप में, पादपों में आ गया ना। और एक और आता है कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है? तो वो कौन सा हो जाता है? वो कौन सा हो जाता है पावर हाउस? वो हो जाता है माइट्रोकांडिया, माइट्रोकांडिया। तो देखिए आपने एक चीज पे गौर किया कि कोशिका वाले चैप्टर से हर किसी में प्रश्न आ रहे हैं। अगर आपको 1 से 2 नंबर यहां से लेना है तो आप इसको अच्छे से कर लें। इसी प्रकार 1 से 2 नंबर करते करते आप सभी टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। लेकिन ये बातें सिर्फ पढ़ने वालों के लिए हैं भाई, उनके लिए बिल्कुल नहीं है जो सोच रहे हो कि हमने पढ़ाई नहीं करी और डायरेक्ट हम यहाँ से उठा लें। उठा सकते हैं, कोशिश आप कर सकते हैं, पर वहाँ पर आप गलत कराएंगे क्योंकि इतना कन्फ्यूजन ही हो जाएगा कि आप गलत कराएंगे। लेकिन हो भी सकता है कि आप कर लें भाई, आपका वो है, लेकिन अधिकतम आप गलत कराएंगे। पर यदि आप लोगों ने पढ़ रखा है पहले से दोस्तों, आप लोगों ने रियल में मेहनत की है, तो आप लोग सिलेक्शन ले जाएंगे। बस इन जो नियम हैं या एक तरीके से जो बातें हैं इनको फॉलो करें। आप लोग खुद भी समझदार हैं इतने कि भाई यदि इस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं तो मुझे भी आना चाहिए और मुझे गलत नहीं होने चाहिए। मेहंदी में कौन सा तत्व होने के कारण लाल हो जाती है? टेनिन। प्रश्न कितनी बार आया है ना, अपन ने उसमें 2-3 बार पढ़ा जो विज्ञान की अपनी क्लासें हैं। पर्यावरण से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं। कंप्यूटर में देखे जाएं तो कंप्यूटर की पीढ़ियों से प्रश्न आए हुए हैं 16 तारीख में। 2 से 3 प्रश्न आए थे दोस्तों, 2 से 3 प्रश्न कंप्यूटर की पीढ़ी से, 5 पीढ़ियां हुई। इनपुट आउटपुट से प्रश्न है, उसमें भी आया, इसमें भी आया, प्रत्येक परीक्षा में आएगा। मेमोरी से प्रश्न प्रत्येक परीक्षा में आएगा। कंप्यूटर की भाषा से प्रश्न भी प्रत्येक परीक्षा में आएगा। तो इन टॉपिक को भूलना ही नहीं है। एमएस एक्सेल, साइबर सिक्योरिटी। अब साइबर सिक्योरिटी से प्रश्न भी उनमें भी आए, इसमें भी आए। एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट क्लोज करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, एक इस तरीके का प्रश्न था। तो Alt+F4 अगर यदि हम दबाते हैं, यदि हमें किसी भी प्रोग्राम से बाहर निकलना होता है तो बंद हो जाता है। तो यहाँ क्लोज करने से मतलब किसी भी प्रोग्राम के लिए क्लोज करने के लिए जो शॉर्टकट की है वह क्या है? तो Alt+F4। सर्वाधिक तेज मेमोरी कौन सी होती है? ये प्रश्न था। तो कैश मेमोरी सर्वाधिक तीव्र होती है। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? लिखूंगा नहीं, आप लोग देख लीजिए। हाइपर टेक्स्ट मार्क लैंग्वेज, यही इसका फुल फॉर्म होता है। तो फुल फॉर्म से संबंधित आ रहा है। हिंदी में देखा जाए तो समास से प्रश्न है, कारक से प्रश्न है, द्वंद्व समास से प्रश्न है, तत्सम तद्भव विसर्ग संधि से प्रश्न है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग से प्रश्न है, अलंकार रस छंद से प्रश्न है, उपसर्ग प्रत्यय से प्रश्न है। अब इन टॉपिकों को यदि आप लोग देख लेंगे तो यही के यही टॉपिक पहले वाले में पूछे गए हैं। तो अब आपको क्या करना है, यदि आप लोगों का पेपर अभी है, कुछ 1-2-4 दिन में है, तो भाई साहब इनको रट डालें। समास उठाएं, एक बार में पूरा कर लें। कारक उठाएं, इसको पूरा कर लें। द्वंद्व समास उठा लें, मतलब समास उठा लें पूरे, उनको उठा लें। तत्सम तद्भव एक एक बार फेल लें इनको। अगर आपका पेपर है तो उससे पहले आप इनको 3 से 4 बार जरूर फेल लें, 3 से 4 बार। अब यदि कल ही पेपर है भाई तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन यदि 4-5 दिन में पेपर है तो इनको 3 से 4 बार आप लोग अच्छे से पढ़ लें। चलिए प्रबंधन को देखा जाए, प्रबंधन में डिमांड और मार्केटिंग से प्रश्न है। तो विपणन से प्रश्न उसमें भी आए, मार्केटिंग से प्रश्न इसमें भी आए। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इसमें 3 से 4 प्रश्न आ गए हैं दूसरे वाले में। पहले वाले में शायद 2 प्रश्न थे, इसमें 3 से 4 प्रश्न उन्होंने दे दिए। लड़के बार बार पूछ रहे ग्रामीण अर्थव्यवस्था से पूछ रहे हैं सर, टॉपिक तो हटा दिया। भाई आपको ग्रामीण में ही तो जाना है, पटवारी बन के। पटवारी बन के आप कोई मेन जगह पे चले जाएंगे क्या? पटवारी का काम ही पूरा गाँव का होता है, उसको गाँव वाली चीज़ें दी जाती हैं। समझिए इस बात को। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था से तो प्रश्न वो पूछेंगे ही, भले ही उनने टॉपिक को हटा दिया, पूरे टॉपिक पे नहीं देंगे लेकिन कुछ प्रश्न तो देंगे ही वो। तो इससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको पढ़ने की आवश्यकता है।
मार्केटिंग, सेलिंग, बजटिंग से प्रश्न आए हैं, कैपिटल बजट से प्रश्न आए हुए हैं, संगठन से प्रश्न है, कौन प्रबंधन की विशेषता नहीं है, कुछ प्रश्न ऐसे भी आए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, अपन लोगों ने देखा कि 15 और 16 तारीख में कैसे कैसे प्रश्न आए हुए हैं। अब अपन लोग दोस्तों यहाँ पर एक एनालिसिस करते हैं, जो पूरी अपनी इस क्लास का एनालिसिस है, जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो महत्वपूर्ण इसलिए है दोस्तों कि वहाँ से आप लोग अपनी एक रणनीति बनाएंगे। रणनीति क्या होगी दोस्तों? रणनीति को आप समझें। देखिए, कुछ चीजें हैं जो आपको करना ही है। पहला, पंचवर्षीय से प्रश्न आ रहे हैं, इनको बिल्कुल मत भूलिए। पंचवर्षीय, पंचवर्षीय से प्रश्न, क्लियर। एक प्रश्न दोस्तों किलों से संबंधित आ रहा है, इसको भी नहीं भूलें, किलों से संबंधित आज ही कर लेना। तीसरा क्या है कि किसी भी यहाँ के राज्यपाल जो खास तौर पर वर्तमान में बने हैं, मिटे हैं, मुख्यमंत्री बन गए या हट गए, उनसे संबंधित आ रहा है, क्लियर है ना। तो ऐसे समझते आइए, राज्यपाल, राष्ट्रपति। अगर पॉलिटी में देखा जाए तो पॉलिटी में प्रश्न दोस्तों कैसे आ रहे हैं, जैसे राष्ट्रपति शासन, तीनों याद कर लें अच्छे से। मौलिक अधिकारों को याद कर लें, अभी मौलिक अधिकारों में प्रश्न अच्छे से नहीं आए हैं, समझिएगा, एक ही प्रश्न आया हुआ है। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं कि इनसे प्रश्न आना ही है, जैसे राष्ट्रपति की पूरी शक्तियां हो गई, मौलिक अधिकार हो गए, तो इनसे संबंधित प्रश्न आ रहा है ना। इसके अलावा देखा जाए तो, इसके अलावा विज्ञान की हम चर्चा करें तो विज्ञान में कुछ चीज़ों को बिल्कुल नहीं भूलें, रोग, विटामिन और रासायनिक सूत्र। अभी उन्होंने विज्ञान में दोस्तों दर्पण से प्रश्न नहीं दिए हैं, लेकिन अब दर्पण से देने वाले होंगे, तो दर्पण से प्रश्न देंगे वो। दर्पण का मतलब है उत्तल, अवतल, ये लेंस सेंस वगैरह जितने भी हैं प्रकाश से संबंधित, है ना, प्रकाश। इनको आप लोग बिल्कुल से ही पढ़ के चले जाएं, इनसे प्रश्न आ ही रहे हैं, है ना। कंप्यूटर की यदि हम बात कर लें दोस्तों, तो कंप्यूटर में आप लोगों को किस किस को कवर करना है, तो कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट, ये नॉर्मल सी चीज़ है, आप कर लेंगे। इसके अलावा कंप्यूटर में लैंग्वेज से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं, पहली चीज़। दूसरा, कंप्यूटर में सबसे महत्वपूर्ण जो है दोस्तों, तो वो किससे संबंधित है, आप लोग यहाँ देखिएगा। देखिए, साइबर सिक्योरिटी से एक प्रश्न आ रहा है ना, साइबर सिक्योरिटी से, तीनों में आ गया, मतलब तीनों में, काय को चारों में आ गया साइबर सिक्योरिटी संबंधित, क्लियर। साइबर सिक्योरिटी संबंधित आ गया प्रश्न। इसके अलावा देखा जाए तो हमने किस किस को देखा, साइबर, और हाँ एक और, फुल फॉर्म, किसका क्या फुल फॉर्म है ना, फुल फॉर्म से संबंधित आ रहा है। एक मेमोरी से आ रहा है, किससे, मेमोरी से आ रहा है। और यहाँ पर कुछ सॉफ्टवेयर से आ रहे हैं, जैसे पावर पॉइंट से आ गया है, इसके अलावा एक्सेल से आ गया। तो ये जो टॉपिक हैं इनको बिल्कुल नहीं भूलना, इनको आप लोग अच्छे से करते हुए चले जाएं। मैथ रीजनिंग आप लोगों की होगी ही बढ़िया, मैथ रीजनिंग की कोई समस्या नहीं है, नॉर्मल लेवल की आ रही है। और इसी प्रकार इंग्लिश में, तो मैथ रीजनिंग और इंग्लिश के बारे में अब दूसरे सर बताएंगे, तो वो वाले पीरियड, उस वाली क्लास को भी आप लोग अच्छे से लें, तो आप लोग उसको भी समझ लें कि मैथ में, रीजनिंग में और इंग्लिश में किस तरीके से आ रहे हैं। तो दोस्तों बताइएगा कि कैसी लगी आप लोगों के लिए क्लास। और अब क्लास को अपन करते हैं समाप्त। अब अपन 15-16 का अपना हो गया है, अब 17 से अपन प्रत्येक दिन इसका एनालिसिस करवाएंगे। और इन क्लासों का जो समय है वो समय होगा सुबह लगभग में 8 बजे, ये क्लास आपकी चालू हो जाया करेगी। 8 बजे से आप लोग इस क्लास को देखा करें, है ना। तो इसका जो समय है अपन सुबह रखा करेंगे, जैसे 17 तारीख का पेपर हुआ तो 17 तारीख में ना होगे, 18 तारीख को सुबह वो जो क्लास है वो अपलोड हो जाया करेगी। चलिए दोस्तों, नमस्कार।